Start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Asif Azim is a professional banker whose experience spreads over 35 years in both conventional and Islamic banking. He served in ANZ Greenlands and studied chartered in various capacities for over 2 decades. His Islamic banking experience started with Emirates Global Islamic Bank, EGIL, and Bank Al-Flah, covering branch banking management, operation, expansion, customer, commercial, and SME finances, and trade services. Currently, he is serving as head of corporate and institutional liability in Dubai Islamic Bank for the last 5 years. There is a big list of conventional Islamic banking courses that he did to make this highly regulated industry Sharia compliant. Sir, thank you very much for your time. Over to you. जज़ाकल्लाह सलाउद्दीन साहब, मैं मतलब अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी 21 साल के बाद मुझे मतलब, और इसमें नो डाउट अबाउट इट कि नजमुल हसन साहब का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जब 2006 में मैंने मतलब कन्वेंशनल बैंकिंग 21 साल के बाद छोड़ी, तो मैंने 2006 में पीजीडी किया था इस्लामिक बैंकिंग में कराची दारुल उलूम से, और जाहिर सी बात है फिर तमाम लोगों से, फिर मैं मिज़ानी ज्वाइन कर रहा था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने वो उस वक्त कुछ जो कहते हैं कि अल्लाह को पता होता है कल क्या होगा, तो बस मैं वो ज्वाइन करने वाला था, लेकिन फिर एमिरेट्स ग्लोबल इस्लामिक बैंक नया बैंक आया था, तो वो मैंने ज्वाइन किया 2006 में, और बैंक खुला था 2007 में। तो वो भी एक टेस्टिंग पीरियड था मेरा, कि जाहिर सी बात है कि हमारे तकरीबन 78 लोगों ने जो था वो एमिरेट्स ग्लोबल इस्लामिक बैंक ज्वाइन कर लिया था, और मैंने ज्वाइन किया था फरवरी में। अप्रैल में जो हमारे जो सीईओ साहब थे तारिक हुसैन साहब ने एक टाउन हॉल मीटिंग की और बताया कि भाई ये जो हमारी इक्विटी आनी थी उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो अब उसमें टाइम लगेगा। मगर उन्होंने साथ साथ एक बहुत अच्छा काम कर दिया था कि दारुल उलूम से उन्होंने एक मतलब काउंटर साइन एग्रीमेंट कर लिया था, और हमारे तमाम लोगों को कह दिया था कि भाई अभी कुछ नहीं पता, बैंक 2 महीने बाद खुलेगा, 6 महीने बाद खुलेगा, आप लोग इस्लामिक बैंकिंग की नॉलेज के लिए पीजीडी हम ये जो दारुल उलूम करा रहा है इसमें ज्वाइन कर लें। तो अप्रैल 2006 में हमने ज्वाइन किया, और हमारे बैंक के तकरीबन 26 लोगों ने वहाँ से किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और आप यकीन करें कि बैंक खुला 2007 में, और हमारे जो 78 लोग थे उसमें से सिर्फ यही 30-32 लोग रह गए थे, बाकी सब छोड़ के चले गए, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन चूंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में हजरत मौलाना जितने भी हैं, मुफ्ती साहब जितने भी, उनसे एसोसिएशन भी, तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हमने उसको कंटिन्यू किया। अब मैं इसमें आता हूँ कट इन शॉर्ट आपकी जो हमारी आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो इसमें मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास से जो चीज़ें होंगी वो आप अपने पास नोट कर लें, बीच में चाहें तो बीच में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो मेन डिफरेंस है कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग में, चूंकि टाइम का स्केड्यूल था, चूंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो हम फिर बाद में भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले तो ये हम करते हैं इस्लामिक बैंकिंग का जो इंट्रोडक्शन है। इस्लामिक बैंकिंग से पहले, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग तो बाद में सेटअप में आई है, उससे पहले बैंकिंग का बेसिकली जो है वो क्या है, बैंकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्योंकि आपको ये तमाम लोगों को पता होगा कि बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द मॉडर्न डे इकोनॉमी। आजकल का जो ये सारा सिस्टम है उसमें इनके लिए बहुत ही जो कहना चाहिए कि आज भी 50 साल पहले भी 100 साल पहले भी बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक का एक ही आवाज आप लोगों को तमाम को आ रही है सही? हेलो सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो इसमें बैंकिंग में जो फंक्शंस होता है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो चाहे इस्लामिक बैंक हो, उनका फंक्शन एक ही है कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जिसमें ये लिखा हुआ है प्रोवाइड एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाउस होल्ड विद सब्सिडी कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ टेन्योर और सिक्योरिटी वाला। तो कट इन शॉर्ट इसके अंदर जो होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल और लार्ज बिजनेस गवर्नमेंट फाइनेंशियल। तो ये दो अभी हम बात नहीं कर रहे कि कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक, दोनों बैंकों का एक ही फंक्शन है कि ये डिपॉजिटर से पैसे लेते हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो रिटर्न आता है उससे अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से शेयर करते हैं वो अपना कस्टमर्स के साथ। तो अभी इन दोनों में क्या फर्क है वो फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे, जब तक आपने बैंकिंग देखी होगी तो तमाम जगहों पे इसमें यही है कि ये बेसिकली स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेट क्लाइंट, गवर्नमेंट क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट, तमाम को ये जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि भाई
किस तरह से काम करना है, लेकिन फंक्शन दोनों का एक है, उसकी एग्जीक्यूशन में फर्क है। तो वो हम आगे अभी इसको देखते हैं। अब ये व्हाट डिस्टिंग्विश इस्लामिक बैंकिंग फ्रॉम कन्वेंशनल, अब इन दोनों में क्या है? तो अच्छा, ये बिकॉज ये बता दूं कि ये तो हमने अपने हिसाब से चीजें डाली हैं, और जाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओनली ओनली जो कुरान शरीफ, अल्लाह सुब्हान ताला ने, हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बाय डिफॉल्ट मुसलमान पैदा किया, तो ये अपॉर्चुनिटी आई है, वो अनअमेंडेबल है। बाकी चीज़ें जो हैं वो अमेंड हो सकती हैं, उसमें ऐड भी हो सकता है, उसमें माइनस भी हो सकता है। तो इसमें Ashab, your voice is cutting. इस जो 2017 में आईबीए ने, अभी क्या हुआ, एओफी शरिया स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। अगर इस्लामिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, परचेज कैसे करनी है, एचआर क्या काम करेगा, रेंट पे क्या देंगे, तो उसी की करी। तो वो अभी आईबीए को ये अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया में पहली मर्तबा आईबीए ने एक एओफी शरिया स्टैंडर्ड का कंप्लीट एक जो 6 महीने का प्रोग्राम था वो कराया। और मेरे लिए भी आईबीए से मैंने कभी नहीं पढ़ा था, वो आईबीए से संडे के दिन होती थी 9 से 1 तक। तो उसमें सबसे बड़ी जो खुशनसीबी की बात थी वो ये थी कि उसके अंदर तकरीबन थे, इस पे फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बीच में जरूर बात करूंगा कि मैंने जुमला क्यों कहा और मुझे क्यों खुशी हुई थी। इसमें हम जानते हैं, जो हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनके कन्वेंशनल बैंक के जो फंक्शंस और ऑपरेटिंग मोड्स हैं, वो कन्वेंशनल बैंक्स के जो बेस्ड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है फुली मैन मेड प्रिंसिपल्स जो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो फंक्शंस इस्लामिक बैंक के अंदर है और जो ऑपरेटिंग मोड ऑफ इस्लामिक बैंक्स हैं, दैट्स ऑल आर प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया। के शरिया ने जो गाइडलाइन दी हुई है कि कैसे ट्रांजिशन करनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, डू एंड डोंट्स को फॉलो करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंक की ट्रांजेक्शन है, जो मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट, जो इन्वेस्टर्स है वो उसको एक एश्योरेंस चाहिए होती है कि उसको एक प्री डोमिनेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे कन्वेंशनल बैंक के अंदर। जबकि कॉन्ट्रास्ट जो इस्लामिक बैंक्स हैं, इसके अंदर चूंकि इस्लामिक बैंक जो बेसिकली डिपेंड करता है वो रिस्क शेयरिंग है बिटवीन ऐसा बैंक को दे रहा होता है इन्वेस्टर और उसको यूजर ऑफ फंड्स एंटरप्रेन्योर के तौर पर जो यूज करते हैं। हम इसको आगे बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी गायब हो रही है बीच में। ये जो नंबर थर्ड पॉइंट है, अच्छा नंबर थर्ड अवार्ड जो है वो इट एम्स बैंकिंग का जो मेन पर्पस है कि कस्टमर से पैसे ले लो और उसको पैसे 100 रुपए दिए हैं तो वो 110 रुपए दो, इंटरेस्ट के फॉर्म में दो, वो एक अलग बात है, वो इंटरेस्ट हराम है, वो गलत है, वो उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन उनका मेन जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इनके शरिया रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये कस्टमर का पैसा इसका लेंगे जिस जो शरिया कंप्लाइंट बिजनेस कर रहा है, उस पैसे को आप वहां लगाएंगे जो शरिया के मुताबिक काम हो रहा हो। तो इसके इन दोनों के एम्स में भी फर्क है, क्योंकि इनका एम इस्लामिक बैंकिंग का सिर्फ यही है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू शरिया रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हो। इसी तरह जो है ये अपना ये जो फाइल है ना, ये मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो ये आप अपने पास भी रख लीजिएगा, तो इसमें कोई भी चीज़ बाद में भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसी तरह लैंडिंग मनी एंड गेटिंग इट बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट इज जो फंडामेंटल फंक्शन है कन्वेंशनल बैंक का, काम ही होता है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट ले ले और उसको जो है बढ़ा के कस्टमर को वापस कर दे, जबकि पैसा बढ़ के इस्लामिक बैंक में भी मिलता है, लेकिन उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू होता है, तो वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप बिजनेस पे होता है इज द फंडामेंटल एक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ इस्लामिक बैंक्स, और यहाँ पे हमको वेल अंडरस्टैंड होना चाहिए
तो मुझे मालूम होना चाहिए वो पैसे का क्या करेगा, उसका फिल्म तो नहीं बनाएगा, सिनेमा तो नहीं बनाएगा, और क्या काम करेगा उसके मुताबिक। इसलिए इस्लामिक बैंक के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर्स का बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें जानना चाहिए इस्लामिक बैंक के अंदर। पांचवा चीज जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एडिशनल मनी पेनल्टी और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है किसी ने अगर पैसे टाइम पे वापस नहीं किए। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं किया, उस पर भी एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो इंटरेस्ट था उस पर भी एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस्लामिक बैंक के अंदर यहाँ पे इसमें भी हम चाहें तो ये पॉइंट आप अपने पास लिख लीजिएगा कि इसको फिर बैंक कैसे करता है। जब ये बात हम कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंक हैव नो प्रोविजन to charge any extra money from the defaulters. Only small amount of late payment penalty these proceeds are giving to charity. ये भी सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ये सामान खरीदा था और मुझे 2 महीने के बाद पैसे देने थे, मैंने वापस नहीं किया। आई एम सॉरी, या एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग उर्दू, और शुड आई कंटिन्यू विद द इंग्लिश और टोटल? सर बिल्कुल सही है, समझ आ रही है। सबको समझ में आ रही है। अच्छा, गुड। तो दो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस्लामिक बैंक्स जितने भी दे डोंट चार्ज एनी एडिशनल अमाउंट, एंड इफ दे चार्ज एनी अमाउंट बट दे विल गिव दिस टू ऑन चैरिटी बेसिस। कन्वेंशनल बैंक्स गिव ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द क्लाइंट्स। उनका जो इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो जिसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज्यादा है उसको बहुत अच्छा वो मतलब इंटरटेन करते हैं। इस्लामिक बैंक भी करते हैं, लेकिन एम्फेसाइज इनका होता है विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट जो है शरिया कंप्लाइंट है या नॉन शरिया कंप्लाइंट है। इसी तरह द स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल बैंक इज रिलेशन टू इट्स क्लाइंट इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर्स। वहां पे एक ही रिलेशन होती है कि एक पैसा जो जो देता है और एक पैसा जिसने लोन लिया हुआ है, यानी एक क्रेडिटर होता है और एक डेटर्स होता है। जब कस्टमर्स बैंक में डिपॉजिट रखवाते हैं तो वो क्रेडिटर कहलाएंगे, और बैंक जो है उनका डेटर, बैंक ने उनको पैसा देना है। और जब अगर इसी तरह कन्वेंशनल बैंक के अंदर जब कोई कस्टमर पैसा लेता है तो वो डेटर्स कहलाता है और बैंक जो है वो क्रेडिटर कहलाता है। लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर जो ज्यादातर रिलेशंस है वो ट्रेड बेस पर है, और उसके अंदर या तो एक पार्टनरशिप बेसिस पे होगा, कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, कोई किसी को कोई चीज रेंट पे देगा, कोई ओनर होगा, कोई उसको जिसको आप कहते हैं कि उसके प्रॉपर्टी का ओनर है और उसने लेसोर कहलाता है, उसने लेजी को रेंट पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जितने भी इस्लामिक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, बायर एंड सेलर्स, अब ये कौन से बायर्स होते हैं, कौन से सेलर्स होते हैं, ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। A conventional bank has to guarantee all its deposits. कन्वेंशनल बैंक के पास जब आप पैसे रखवाते हैं, जो पैसे भी, चाहे वो मतलब करंट अकाउंट में हो, चाहे वो मतलब सेविंग में हो, सूद बेसिस इंटरेस्ट ले रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, और उनको कन्वेंशनल बैंक ऑफ कोर्स उनको गारंटी देता है कि तुम्हें पैसे वापस करेंगे। लेकिन हमारे पास इस्लामिक बैंक के अंदर जिन कस्टमर्स ने पैसे करंट अकाउंट पे रखवाए हुए होते हैं, सिर्फ वो गारंटीड होते हैं कि आपको हम खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आई जिसमें बैंक का फॉल्ट शामिल नहीं है, बैंक के ऑपरेशनल फंक्शनल्स के इश्यूज नहीं हैं, तो वो सिर्फ करंट अकाउंट के कस्टमर को पैसे पूरे वापस करेंगे। चूंकि बाकी जितने पैसे भी होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, जिसमें आप मतलब एक जो बायर होता है या सेलर होता है, या ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा होता है। मुदारबा हम आगे पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो जो करंट अकाउंट जो होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कर्ज। करंट अकाउंट जो है उसका कर्ज ही और करते हैं कि एक बंदे को एक पैसे की जरूरत पड़ गई, चाहे वो बैंक हो, और इंडिविजुअल तौर पे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत जगहों पे कि ठीक है यार, जो तुम 10 लाख रुपए ले लो, बैंक है तो वो उसको बताएगा 2% इंटरेस्ट है, 4% है, 6% इंटरेस्ट है। इस तरह इंडिविजुअल लोग भी काम कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है 10 लाख रुपए ले लो और तुमने 2% मुझे एडिशनल अमाउंट देना है, तो वो सूद कहलाता है। लेकिन जो करंट अकाउंट बैंक में है, जो इस्लामिक बैंक में रखवाते हैं, वो भी अंडरलाइन जो होता है वो कर्ज के तौर पे होता है। लिहाजा कर्ज के तौर पे जो पैसे बैंक कस्टमर से लेता है, जो करंट अकाउंट में डालता है, वो उसको गारंटी होता है कि उसको बैंक रीपेमेंट करेगा ऑन एक्चुअल बेसिस पे इसका जो पैसा है, और उस पे ओवर एंड अबव कोई रिटर्न नहीं देंगे। इसीलिए कस्टमर्स के जितने भी अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, उसके करंट अकाउंट जो होते हैं वो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर्ज के होते हैं, और बाकी सेविंग अकाउंट, टर्म अकाउंट क्या होता है, फिर हम आपसे इसको बाद में डिस्कस करेंगे।
इसमें कोई चीज हो तो आप साथ साथ ही पूछ सकते हैं, या फिर इफ यू वांट आज तो आप इसको अपने पास नोट करते रहें, वो दे देंगे। आगे ये जो, एक मिनट, तो जो पैसे डिपॉजिटर्स रखवाते हैं बैंक में, तो उसके अकाउंट होते हैं, या तो करंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा। और सेविंग अकाउंट जो होगा, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, however if the account is based on the मुदारबा कॉन्सेप्ट। मुदारबा कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मुदारबा इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें दो पार्टनर होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जिसको बैंक को पैसा देता है, जिसको रब्बुल माल कहते हैं, और एक मुदारिब होता है जो उसके पैसे को जो शरिया कंप्लाइंट जगहें हैं वहां पे लगाता है, और उससे जो पैसा आता है वो प्रॉफिट शेयरिंग करता है। तो इसलिए यहाँ यही लिखा हुआ है कि वो जो अमाउंट कर्ज के तौर पे होता है डिपॉजिटर्स का जो होता है, वो गारंटी होती है कि उसको फंड वापस करेंगे। However, if the account is based on the मुदारबा कॉन्सेप्ट, मुदारबा कॉन्सेप्ट का मतलब सेविंग अकाउंट में पैसे रखेंगे। मुदारबा में कस्टमर रब्बुल माल इन्वेस्टर है, और बैंक एज अ मुदारिब, यानी कि मुदारबा की डेफिनेशन यही है कि दो पार्टनर होते हैं, वन पार्टनर इज इन्वेस्टर एंड द अदर पार्टनर इज टू टेकिंग केयर द बिजनेस। अब उसको वो कैसे ऑपरेट करेगा, उसमें वो हम फिर उसको बाद में देखेंगे। तो क्लाइंट shall have to bear loss in principal amount as well, क्योंकि अगर खुदा ने खास्ता कस्टमर ने पैसे रखवाए मुतालबा बेसिस पे, और उस पे बैंक की ऑपरेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी जगह पे कोई ऐसा केस नहीं था कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ है, वो तो बैंक बियर करेगा। और अगर बिजनेस में खुदा ने खास्ता एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई इशू आ गया है, क्योंकि ये जो मुदारबा के बेसिस का मतलब ये होता है, ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा अपने पास, और इस पे जो मैंने जुमला कहा है ये आपसे मैं जरूर बाद में शेयर करूंगा कि वो मैं क्या कह रहा था, कि अगर लॉस होगा तो बैंक कस्टमर क्यों बेयर करेगा। तो ये हमने 8 पॉइंट जो थे ये हमने पूरे देख लिए। अब इसमें से हम एक थोड़ा सा पढ़ेंगे खाली, इसमें जो है इसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। कुरान शरीफ में जो इंटरेस्ट की जो अगर देखी जाए ना, तो उसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जो वेरी सिंपल रीजन में आ जाओ। तो सिंपल रीजन में उसमें वो आर्बिट्री के तौर पर है कि जो कि सही नहीं है, एक चीज जिसके बारे में उन्होंने बताया है। रिबा जो कुरान में जो रेफर हुआ है बेसिकली, वो हेलो, जो रिबा जो है वो एडवांस टर्म लोन जो देते हैं, वो इनको इंक्रीज कर देता है, प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा के वापस कर देता है, एडिशनल टाइम पे उसको एडिशनल अमाउंट जो है वो डेफर्ड पेमेंट के तौर पे भी इसको देना पड़ता है, और ये सारी चीजें पे इसको वो देता है। तो रिबा में 3 टाइप का होता है। एक रिबा निसा, जो कि बेसिकली बैंक या ट्रांजेक्शन पे जो इस्तेमाल होता है, स्टिपुलेटेड अमाउंट इंक्रीज इन द लोन अमाउंट, यानी कि जो रिबा का मतलब होता है कि एनी अमाउंट गिविंग टू एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ कर्ज, ऑन द बेसिस ऑफ कर्ज, लोन के बेसिस पे दिया गया है, तो उस पे रिटर्न इन एनी शेप, एडिशनल अमाउंट 100 दिया है तो 100 वापस करेगा तो नो इंटरेस्ट। लेकिन अगर 100 दिया है और 100 की जगह 110 रुपए वापस कर रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो 10 जो है वो इंटरेस्ट कहलाएगा। अब इसमें एक और भी चीज लिखा हुआ है कि जो वहां पे वो अगर कोई पेमेंट देता है, वो किसी शेप में भी हो, जो अगर मतलब मिसाल के तौर पे वो उसको 100 के बदले 100 ही वापस करे और बोले यार तुम मेरी गाड़ी किराए पे इस्तेमाल कर लो, तो इन्हीं बेनिफिट्स भी हम उसको अगर देंगे तो वो रिबा के फिक्र में आता है पूरा। तो अब ये जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामिक बैंक के अंदर जो भी यहाँ पे करंट अकाउंट है एंड एसोसिएट्स डोंट्स है, जिसके मतलब ये कि जिसके अंदर आप कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं देंगे। सेकंड जो है मुदारबा, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट एंड फला फला। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कॉमन मुदारबा पूल की वर्किंग कैसी होती है, और लायबिलिटी साइड के कुछ क्वेश्चंस मैंने एफएक्यूज यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ आपके पास होंगे तो उसको हम देख लेंगे। अच्छा, अब हम वही करंट अकाउंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द बेसिस ऑफ जो डिपॉजिट मोबाइलेशन द करंट अकाउंट जो होती है वो कर्ज होती है, और जब कर्ज के तौर पे कोई पैसा लेंगे तो उस पर रिटर्न इन एनी शेप अगर हम वापस करेंगे तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। लिहाजा इस्लामिक बैंक में जो करंट अकाउंट में पैसे होते हैं वो यकीनन बैंक की गारंटी होती है कि जो तुम्हें पैसे दिए हुए हैं वो एज इट इज सेम वापस करेंगे, इस पर कोई एडिशनल पैसा नहीं देंगे। देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन काइंड ऑफ अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट पे कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एनी प्रॉफिट और लॉस मेंटेन शेल स्लोली बाय द बैंक्स, अगर जो पैसा
कस्टमर ने दिया था, चाहे उसमें बैंक की गलती हो या ना हो, बैंक का इसके अंदर कंट्रोल करने में डिफॉल्ट हो ना हो, उस तमाम सूरतों में लॉस अगर होगा तो बैंक ने कर्ज के तौर पर पैसे लिए, देन दे आर बाउंड टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरिया प्रिंसिपल, द करंट अकाउंट होल्डर शुड नॉट बी प्रॉमिस बाय स्पेशल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। ये पॉइंट भी आप अपने पास लिखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आजकल हमारे पास पाकिस्तान में भी यहाँ जगह पे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा होता है कि यार ये कैसे दे दिया, ये तो रिबा में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ इसके अंदर चीजें बनी हुई हैं। तो करंट अकाउंट होल्डर शुड नॉट बी प्रॉमिस any special benefits and services except those benefits and services provided to other account holder, because as per hadith every loan that entails benefits entail any benefits वो रिबा कहलाता है। यानी कि आपने किसी को बोला कि तुम करंट अकाउंट में पैसे रखोगे तो तुम्हारे को जो मैं एटीएम कार्ड बनेगा उसके चार्जेस नहीं लूंगा, ये नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं है। आपने अगर किसी को बोला कि तुम करंट अकाउंट में पैसे रखोगे तो तुमको मैं इंटरनेट के चार्जेस नहीं दूंगा, तुमको मैं पे ऑर्डर के चार्जेस नहीं दूंगा, फला कोई भी चार्जेस, तो ये चार्जेस भी जो होते हैं ये अंडर द कैटेगरी ऑफ रिबा फॉल्स करते हैं। लेकिन अब जो ये जुमला है ये जरूर देखिएगा, एक्सेप्ट दोज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर अकाउंट होल्डर्स, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बैंक ने बनाई है कि वो लिंक्ड नहीं है कि वो सिर्फ करंट अकाउंट वाले को मिलेगा, बल्कि वो सर्विस ये दिया है कि भाई इतने पैसे कोई भी किसी अकाउंट में भी रखेगा, चाहे वो करंट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो उसके अंदर फॉल्स कर जाएगा, उसको हमने कोई एडिशनल चीज नहीं दी है। तो ये पॉइंट आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ टुडे। अब वो मुदारबा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इसको दोबारा इसमें सब चीज लिखी हुई है कि मुदारबा जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन पार्टी, यानी कि जो कस्टमर है वो रब्बुल माल होता है, वो पैसा बैंक के पास देता है, एंड अदर पार्टी मुदारिब यानी कि बैंक मेक्स एफर्ट्स फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स। बिकॉज मुदारिब की जो डेफिनेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे पास जो गाइडलाइन दी है, और जब कुरान में आ गया था कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे चीजें पेश कर दी और दे दी, तो ये कंफर्मेशन आ गया था कि अब दीन मुकम्मल हो गया है, लिहाजा इसमें कोई दूसरी चीजें ऐड नहीं होंगी। ये जो मुदारिब और मुदारबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 90% 95% ज्यादा कारोबार मुदारबा बेसिस पे किया था, यानी कि वो एज अ मुदारिब काम करते थे। आपको पता था वो अमीन कहलाते थे, और जितने भी लोग थे जो मतलब वो ईमान अगर ले आते तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन वो सब इनको अमीन समझते थे, अमीन कहते थे और अमीन थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी मुदारबा बेसिस पे काम होता था। तो ये मुदारबा का यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक पार्टी जो होता है वो एफर्ट्स करता है फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि आजकल बैंक एज अ मुदारिब काम कर रहे हैं, और यही एज अ मुदारिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पूरी दुनिया में वो जाते थे, सामान पैसा लेते थे, सामान खरीदते थे, दूसरी जगह जाके बेचते थे, वहां से पैसा लाते थे, जो प्रॉफिट बनता है सबको देते थे। इन इस्लामिक बैंक it is a contract in which the capital is provided by the depositors, यानी जो फंड प्रोवाइड कर रहा होता है, और बैंक एज अ मुदारिब, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और द प्रॉफिट इज शेयर्ड प्री एग्रीड रेशियो ऑफ लॉस अनलेस caused by negligence and violation terms of contract by the मुदारिब, यानी कि मुदारिब की अपनी गलती से कोई बिजनेस खराब हो गया, यानी कि मुदारिब को वहाँ पे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई अच्छा काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वहाँ आग लग गई, बैंक उसका जिम्मेदार है, वहाँ पे कोई और कर दे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आ गया और उसके बेसिस पे कोई चीज लॉस हो जाती है, तो अगर उसने मुदारिब में पैसा लगाया होगा तो जितना परसेंट रेशियो होगा उसके रेशियो के हिसाब से, चूंकि ये डेफिनेशन आज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जमाने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनी हुई है, कि जो अगर वो करेगा उसमें अगर उसमें मुदारिब का अगर कोई नेग्लिजेंस नहीं है तो जितने परसेंट उसका होगा उतने परसेंट से वो लॉस बेयर करेगा। इज इट अलाउड फॉर मुदारिब टू इन्वेस्ट हिज ओन फंड्स इन मुदारबा पूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या मुदारिब अपना पैसा भी जो मुदारबा पूल में डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। वो जितना कस्टमर्स के पैसे जिस तरह से परसेंटेज अगर मुदारबा पूल में अगर फर्ज कर ले 100 रुपए हैं, किसी के 2 रुपए, किसी के 3 रुपए, यानी कि किसी का 4% होगा, किसी का 15% होगा, किसी का कुछ होगा, तो बैंक भी उस परसेंटेज के हिसाब से उसमें कोई पैसे डाल सकता है। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटें आप लोग रख लीजिएगा, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड अब जो एओपी शरिया स्टैंडर्ड आया है उसके मुताबिक हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग जो यहाँ पे मेंशन है। द बैंक कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिपॉजिट पूल एवरी मंथ,
यानी कि बैंक के पास एक पूल कहलाता है। बैंकों में हर जगहों पे आप ये भी अपने पास लिख लीजिएगा पूल के तौर पे। ये फिर मैं जब टाइम मिलेगा, चूंकि टाइम कम था, अब चीजें बहुत सारी हैं, तो इस पे मैंने वो नहीं लिखा। तो वो 2 पूल होते हैं बैंक के पास, एक कॉमन मुदारबा पूल होता है और एक स्पेशल मुदारबा पूल होता है, कि जो तमाम कस्टमर्स के पैसे एक जगह होते हैं, उनको इक्वल बेसिस पे रेट पे प्रॉफिट बांटा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल मुदारबा पूल में हम पैसे डालते हैं, तो वो आप जरूर लिख लीजिएगा, इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा। दो in reality the bank does not distribute net profit in distribution, it distribute gross profit। यानी कि नेट प्रॉफिट का मतलब बैंक जो पैसे कमाता है उसमें से ये नहीं करता कि सैलरीज माइनस कर दे, रेंट माइनस कर दे और तमाम लेने के बाद उसको नेट प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करे। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। शरिया के मुताबिक मुदारिब जो है कैन नॉट डिडक्ट द ओवरहेड्स, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटी बिल्स एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। दे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये बैंक बेयर करेगा, इसका मुदारबा पूल से माइनस नहीं होगा। All such expenses are borne by मुदारिब from its share of मुदारबा pool। जो उसने अपना मुदारबा पूल में शेयर डाला होता है, उससे वो लॉस बेयर करता है। Therefore, even though as per मुदारबा contract, रब्बुल माल जो कस्टमर है bears all losses, this does not mean the मुदारिब does not bear any loss। मतलब अगर कोई ऐसा लॉस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, कोई ऐसी बिल्डिंग थी जो डिजास्टर हो गई अर्थक्वेक की वजह से, या कोई ऐसी चीज की वजह से आई जिसमें मुदारिब का अपना कोई मतलब फॉल्ट नहीं था, तो उसमें मुदारिब भी लॉस बियर करेंगे और रब्बुल माल कस्टमर भी करेगा। इन केस देयर इज नो प्रॉफिट इन सर्टेन मंथ, that would mean that all expenses done by the bank shall be, जो होगा वो उनके अपने फंड से होगा, विदाउट उसमें कोई रिटर्न उनको नहीं मिलेगा। यानी कि कोई पैसा, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट चाहे तो आप लिख लें, ये बहुत मेन पॉइंट है कि कोई पैसा जो बैंक लगाता है, अव्वल ये पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है इसके ना होने के बराबर चांसेस हैं आजकल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सिस्टम चल रहा है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो इसमें जो मैं ये कहना चाहता, ये पॉइंट भी बहुत अहम है, इसको भी हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि कभी भी वो बैंक उसको प्रॉफिट ना दे, क्योंकि उसमें बैंक के पास शरिया गाइडलाइन होती है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए एक इंडस्ट्री में ना लगाएं, आप एक कंपनी को ना दें, तो इसलिए चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है कि कभी कोई ऐसा हो जाता है तो इसमें लॉस दोनों बियर करेंगे। अच्छा, ये जो लाइबिलिटी साइट्स के जो ये क्वेश्चंस हैं, ये मतलब आप चाहें तो अभी हम कर लेते हैं और चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको अभी कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि कैन अ बैंक ऑफर फ्री कॉस्ट सर्विसेज टू करंट अकाउंट होल्डर्स ऑन मेंटेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस। यस, ये कर सकते हैं अगर वहां पे कोई प्राइवेटी बैंकिंग वगैरह हो, लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट हो, यानी कि वो फैसिलिटी जो वो दे रहे हो सिर्फ इसलिए फ्री ना हो कि करंट अकाउंट होल्डर है, नहीं, अगर बैंक के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उन तमाम को भी ये फैसिलिटी मिल रही होगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये हिबा वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बड़ा मतलब शुरू में जब आया था तो चूंकि इस्लामिक बैंकिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग बहुत बोलते थे यार ये तो तुम हिबा दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, फना 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 डिफरेंट जाती होती थी। तो ये व्हाट इज हिबा? Are there any options available for a bank to facilitate its depositors with higher return without giving any hiba? Yes. Now अब ये फैसिलिटी बैंकों के अंदर, चूंकि अब पूल सिस्टम बन गए, अब जितने भी जो सही इस्लामिक बैंक हैं उनके पास 2 पूल्स हैं। एक कहलाता है कॉमन मुदारबा पूल, यानी कि मुदारबा पूल, दोनों मुदारबा बेसिस पे पैसे तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो डिपॉजिटर्स पैसे रखवा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा रखवाते हैं। कुछ कंट्रीज में, अफ्रीकन और 1-2 जगहों पे ऑन द बेसिस ऑफ मुशारका बेसिस भी पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो अभी ज्यादातर बहुत कम जगहों पर है, तो उस पर हम नहीं जा रहे। तो मुदारबा बेसिस पे जब वो पैसे दे रहे होते हैं तो उन पे अब तमाम जगहों पे जो शरिया गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया, एफी शरिया स्टैंडर्ड आया है वर्ल्ड वाइड, उसमें यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप 2 पूल बनाएं। जाहिर सी बात है कि एक कस्टमर है उसने 10 मिलियन रखवाया हुआ है और एक कस्टमर है जिसने बिलियन रखवाया हुआ है, जिसने 500 मिलियन रखवाया हुआ है, जिसने 300 मिलियन रखवाया हुआ है, तो वो चाहेगा कि भाई उससे हायर रिटर्न मिले। तो बैंक का क्या मैकेनिज्म बन गया है कि बैंक ने 2 पूल रखे हुए हैं, एक जिनको पूरे कस्टमर्स को कॉमन रेट देना होता है,
वो मिसाल के तौर पे वो 50 मिलियन तक कैप कर देते हैं, 10 मिलियन तक कैप कर देते हैं, उनको कॉमन मुदारबा पूल में डालते हैं। और जो हायर डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने बिलियन, 500 मिलियन, 5 बिलियन, 8 बिलियन, तो वो उनको एक स्पेशल मुदारबा पूल कहलाता है बैंकों के अंदर, उन्होंने मुख्तलिफ नाम लिखे हुए, वो पैसे वहां डालते हैं। अब ये स्पेशल मुदारबा पूल क्यों कहलाता है कि जब ये पैसे इन कस्टमर्स के जब ये रखते हैं तो इनकी इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो पैसे रिटर्न पे मिलने के चांसेस 100% हो, मतलब कोई इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो। तो बहरहाल वो भी हम फिर इसको देख लेंगे। तो ये अब जो लिखा हुआ है कि जो व्हाट इज हिबा, हिबा के बेसिस पे नहीं देते हैं उसको, लेकिन इस पे ये किया गया है कि जो हायर, जो अच्छा कस्टमर है, दोज गिविंग सपोर्ट टू द बैंक विद अ बिग डिपॉजिट, तो उनको बैंक यही करता है कि उनको हायर रिटर्न देता है। उसके लिए बैंक के पास दो पूल्स होते हैं। कॉमन मुदारबा पूल में अगर एक अमाउंट है उसमें स्लैब होता है कि 1 से लेके 5 लाख तक ये रेट मिलेगा, 5 लाख से 10 मिलियन तक ये रेट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, और 10 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक तो जो पैसे होंगे सबको अगर 4.5 है तो सबको 4.5 मिलेगा। वो इस तरह से होता है। अच्छा, अब एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू डिपॉजिटर्स competitive rate despite of having overall net loss in its profit and loss account of financial statements। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई बैंक तो लॉस में जा रहा था, अगर आप बैंक की हिस्ट्री देखें तो फला बैंक है वो लॉस हो गया 2 मिलियन का, 1 बिलियन का, 700 मिलियन का, तो फिर ये कैसे हो रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो है वो जो कस्टमर को कर रहा है उसमें उनका रेट कम नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बैंक के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरीज हैं, रेंट है और ये तमाम चीजें हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट में रखते हैं, उसको नेट से नहीं देते। लिहाजा जो पैसे उन्होंने स्पेसिफिक जगहों पे कहीं पे लगाए हुए होते हैं तो वो उसके बेसिस पे करते हैं। एंड इफ अ प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट ऑफ इस्लामिक बैंक इज बेस्ड ऑन पीएलएस, पीएलएस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो अब यहाँ पे अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार कि जब बैंक ये कह रहा है डिपॉजिटर्स को कि जो हमारा बैंक जो है, तुम जो पैसे बैंक में रखवा रहे हो इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो तुम्हें प्रॉफिट भी देंगे, लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे होता है कि लॉस नहीं हो रहा? तो चूंकि बैंक के पास अपनी एक गाइडलाइन है, हाँ, जो मिस्टेक करेंगे, जो इश्यूज करेंगे, अगर उनके पास गाइडलाइन है कि 100 रुपए आपने एक इंडस्ट्री को नहीं देने, तो अगर आपने एक इंडस्ट्री को दे दिया, एक इंडस्ट्री डूब गई तो आप डूब जाएंगे, प्रॉफिट नहीं दे सकेंगे। कौन है? आप समझे मेरी बात? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जो मेन इस्लामिक बैंकिंग का जो लाइबिलिटी का जो ये चीज था, इसमें किसी ने कोई क्वेश्चंस करने हैं या फिर इसको बाद में हम देखें, दूसरी साइड पे जाएं? सर अभी जी आप साउंड साहब, कंटिन्यू करें बात। ओके, somebody is there प्लीज। मैं इसको दूसरे पे जाऊं? मेरा ख्याल है सर आप कंटिन्यू कर लें, उसके बाद फिर आखिर में वी विल आस्क क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज अभी हमने बात की करंट अकाउंट की, हमने बात की सेविंग अकाउंट की, हमने बात की कि जो डिपॉजिटर्स पैसे रखवाएगा बैंक के पास तो बैंक उसको इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट कैसे करेगा, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उसकी क्या गाइडलाइन है? तो ये भी जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने इसको कवर की हैं और इसमें कोशिश की है कि मतलब जो मेन मेन चीजें उसमें कवर हो जाए। तो जो एसेट साइड प्रोडक्ट, एसेट साइड प्रोडक्ट का मतलब जाहिर सी बात है कि जब डिपॉजिटर से आप पैसे लेते हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग में फर्क यही है कि इस्लामिक बैंकिंग की जो फाइनेंसिंग होती है वो 100% एसेट साइड होती है, अंडरलाइन एसेट होता ही होता है। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर कोई कस्टमर जाता है कि मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, चाहे वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का और बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल्स हैं उसके, और उसको 50 मिलियन या 500 मिलियन चाहिए, तो वो उसका ECIB देखेंगे, उसके फाइनेंशियल देखेंगे और तमाम चीजों पे देखने के बाद वो कस्टमर कहेगा भाई मुझे आप 50 मिलियन दे दो। जब उसकी वो फाइनेंशियल देखेंगे, तमाम चीजों में देखेंगे तो देखेंगे तो बिल्कुल कस्टमर जो है बिल्कुल सही है, उसको 50 मिलियन, 10 मिलियन, 500 मिलियन हम दे सकते हैं। तो वो उसको इमीडिएटली कन्वेंशनल बैंक जो है 50 मिलियन, जो भी 10 मिलियन, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा फौरन दे देंगे और उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। या तो उसको रनिंग फाइनेंस के तौर पे देंगे, डेली बेसिस पे मार्कअप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या उसको टर्म फाइनेंस पे देंगे तो मंथली या क्वार्टरली चार्ज करेंगे। तो उनके पास एक ही मेथड होता है कि जब कस्टमर आता है, हाँ, सेंट्रल बैंक ने अभी नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड जो जो जगहों पे जो डिपॉजिटर्स के पैसे रखे हुए होते हैं और जब कोई फाइनेंस लेने आता है बैंक के पास तो उनके जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है बैंक का,
कि क्या इसको बैंक पैसा लोन देगा कि नहीं देगा। अभी लोन देने का मेथड इस्लामिक है, कन्वेंशनल है, ये बात की बात है, लेकिन उसको लोन देंगे कि नहीं देंगे तो उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि उसके फाइनेंशियल देखे जाते हैं, उसकी देखे जाते हैं रिटर्न कहाँ से आएगा, उसकी रिसीवेबल्स क्या है, ये फला तमाम चीजें होती हैं। तो उसके बेसिस पे अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो कन्वेंशनल बैंक उसको इमीडिएटली चाहे 5 मिलियन हो चाहे 500 मिलियन हो वो दे देता है, एंड दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस। लेकिन यही कस्टमर अगर इस्लामिक बैंक के पास जाएगा तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया का कि बैंक उसको फाइनेंसिंग दे या ना दे, वो इस्लामिक बैंक के पास भी वही सेम क्राइटेरिया होता है। अगर वो कस्टमर वहां क्वालिफाई कर गया है तो यहाँ पर भी क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ, वहां क्वालिफाई कर गया है लेकिन उसका बिजनेस अगर नॉन शरिया है तो ये फौरन मना कर देंगे, उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर तमाम चीजें सही हैं तो फिर वो बोलेंगे कि भाई वाई यू नीड द मनी, तुमको 10 मिलियन क्या करना है। अगर यही कस्टमर जाता कन्वेंशनल बैंक के पास, उसको 10 मिलियन की एक रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उसने सलाउद्दीन चौहान साहब माशाल्लाह जबरदस्त जनरेटर बनाते हैं, जनरेटर, और वो यूपीएस बनाते हैं, और कस्टमर ने सलाउद्दीन साहब से यूपीएस खरीदना था, 1-1 मिलियन का एक यूपीएस था, और 10 यूपीएस जो था 10 मिलियन का था, और वो कन्वेंशनल बैंक से पैसे लेता, इनसे 10 मिलियन का ये खरीद के आगा खान को देता, और 3 महीने के बाद जब वो पैसे वापस करता आगा खान तो वो कन्वेंशनल बैंक को सूद के साथ वापस कर देता। लेकिन चूंकि जब बैंक कस्टमर इस्लामिक बैंक के पास आएगा, पूछेगा तुम्हारी नीड क्या है, बिकॉज यही इज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज बैंक्स के अंदर, इस्लामिक बैंक के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर की जो नीड है हमने फौरन आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसको मैंने मुराबा बेसिस पे देना है, इस्तिस्ना पे देना है, सलम पे देना है, किस पे देना है। तो उसकी नीड को मैंने वेरीफाई करना है। उसकी नीड ये थी कि उसको चाहिए था यूपीएस या जनरेटर कहीं से खरीद के देना था। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस मैं इसलिए कर लूंगा, आगे उसकी डेफिनेशन सारी आएंगी, लेकिन मैं बता दूं, देखें हमारे पास जो सेल है, जो सेल का मतलब इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है परचेजर, जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे आप तमाम दुनिया में उस जमाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया था, उस जमाने में भी सेल की मुख्तलिफ चीजें थी। एक थी मुसवामा और एक थी मुराबहा। मुसवामा सेल जो होती है वो ये होती है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, सलाउद्दीन साहब के पास शॉप पे मैं गया और मैंने कहा सलाउद्दीन साहब ये बताइए कि ये जनरेटर कितने का है या ये सामान कितने का है। इन्होंने कहा भाई ये $2000 का है। मैंने कुछ कम कर दो, इन्होंने कम करके $18,000 दे दिए, या जो भी कम कर दिया उन्होंने 1800 कर दिए। अब मैंने ले तो लिया, इन्होंने जो मुझे बेचा है वो 1800 में बेचा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने ये लॉस में बेचा है या प्रॉफिट में बेचा है, बिकॉज उसमें उन्होंने उसकी कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं की। तो वो सेल जिसमें कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं होती है, यानी जिसमें प्रॉफिट अनआइडेंटिफाई होता है, उसको मुसवामा सेल कहते हैं। और मुसवामा सेल की डेफिनेशन यही है कि एनीथिंग इज सेलिंग on not defining identifying the cost price is called मुसवामा। एक सेल होती है मुराबाहा। मुराबाहा सेल ये होती है कि आप एक कस्टमर के पास आए, आपने कहा भाई ये चीज जो है, ये तुमसे मैं ये ऑयल, ये भी जो कोई भी XYZ मटेरियल खरीदना चाह रहा हूँ, चाहे गिलास है, चाहे वो जनरेटर है, चाहे कोई भी चीज है, तो ये तुम मुझे कितने का दोगे। तो वो कहेगा भाई ये चीज जो है मैंने खरीदी है 100 रुपए की और तुम्हें मैं बेचूंगा 120 रुपए की, 150 रुपए की। इसका मतलब वो जो गुड आइडेंटिफाई हुआ है, हम आगे जाके देखेंगे वो तमाम चीजों पे लिखा हुआ है कि गुड आइडेंटिफाई होना चाहिए, रिसीवेबल होना चाहिए, डिलीवरेबल होना चाहिए। तो वो जो उसने बताया कि भाई जो तुम 100 रुपए की चीज मुझे दोगे, तुमने अगर मुझे 3 महीने के बाद पैसे वापस किए तो मैं तुम्हें 125 की दूंगा, और अगर तुमने ये मुझे 6 महीने बाद दिए तो मैं 140 की दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जब मेरे पास आया और उसने कहा कि सलाउद्दीन साहब से मैंने यूपीएस खरीदना है, तो मैंने भी, उसको भी पता है कि ये 1 मिलियन का दे रहे हैं 100 रुपए का, और मुझे ही पता है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम 3 महीने के बाद पैसे दोगे तो तुम्हें मैं दूंगा 125 का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्प्रेड है वो डिफाइंड हो गया है। कॉस्ट प्राइस जो इसकी है वो 100 रुपए की है, और जो सेलिंग प्राइस जो बैंक बेच रहा है वो है 130 रुपए। तो वो सेल जिसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर होती है, प्रॉफिट डिफाइंड होता है, उसको मुराबाहा कहते हैं। तो ये मैं सिर्फ डिटेल अभी बताई, आगे इंशाअल्लाह हम जाएंगे तो इसको देख लेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो बैंक में यूज हो रहे हैं ज्यादातर मुराबा है, इस्तिस्ना है, सलम है, इजारा है, शिरकतुल मिल्क भी है, और इसके अलावा बैंक में आजकल सुकूक हो इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कर रही है, वो फिर हम एक बहुत डिफरेंट चीज है उसको भी फिर देख लेंगे। तो ये सेल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेरी इंपॉर्टेंट,
कि इसमें जो सेल कोई चीज आप किसी को देते हैं ना, तो दो कैटेगरी में होता है। एक तो या तो वो कोई कॉर्पस यानी कोई चीज फिजिकली मौजूद हो, जिसमें आपको मैंने बताया कि जो एक आइटम है, चाहे वो मतलब जग हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे कोई सीमेंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको आप बेच सकते हैं। अब वो बेचने के लिए वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, एंड का मतलब डिफाइन होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो जो चीज सेल होती है उसमें मुराबा भी सेल कहलाता है, सलम भी सेल कहलाता है, इस्तिस्ना भी सेल कहलाता है, और मुसवामा सेल वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि मुसवामा सेल वो होता है जिसके अंदर स्प्रेड अननोन होता है और जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस पता नहीं होती। इस्तिस्ना और सलम क्या होता है वो भी हम आपको दोबारा पढ़ेंगे। एक जो दूसरी चीज है सेल में, वो होता है कि आपने किसी को यूज ऑफ वर्ड्स यानी कि उसके यूजेज आपने उसको सेल किया, जिसको इजारा कहते हैं। आज अगर किसी के पास एक फ्लैट घर पे अवेलेबल है तो उसको किराए पे देता है, वो भी जो देता है तो वो भी एक एग्रीमेंट ही होता है कि तुम्हें 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए देंगे, वो इसको रेंटल बेसिस पे उसको दे रहे होते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप बेस है, इसमें आपको जैसे मैं बता दिया, ये से वैसे मैंने शेयर कर लिया है ताकि आपको इसमें रहे। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओनरशिप पता डिफाइन होना चाहिए, उसमें मुदारबा बेसिस पे होगा, मुशारका पे होगा, कंपलसरी जो है वो, और ऑप्शनल क्या क्या मेथड्स हैं ये भी सारे हमें मालूम होना चाहिए। फिर ये इसके अंदर जो कॉमन टाइप ऑफ सेल जो हम आजकल कर रहे होते हैं, जो अभी मैंने आपको बता दिया, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो जो बै मुदारबा, बै का मतलब सेल होता है, इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट in which a seller sell his goods assets at cost plus agreed profit, यानी कि that cost and profit margin are both disclosed, जिसमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस डिस्क्लोज होती है, उसको मुराबाहा बे कहते हैं। द सेल प्राइस कैन बी पेड ऑन स्पॉट और डेफर्ड टू बी पेड इन लमसम, यानी कि एक चीज की प्राइस तय हो गई कि तुम्हें मैं ये जो चीज बेच रहा हूँ 115 रुपए की है, अब वो चाहे तो वो पैसे फौरन पे करे स्पॉट, चाहे तो डिफर्ड पेमेंट पे करे, लेकिन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन वो पेमेंट ऑफ द टाइम जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। इसी तरह ये बहुत कम जगहों पे ये, लेकिन ये भी जो है आपका तवेलिया भी और वादिया भी, ये दोनों सेल भी यूज हो रहे हैं कि अगर आपने किसी को मतलब इस सेल तो कर दिया लेकिन आपने डिस्क्लोज कर दिया और उसमें जो कॉस्ट एंड सेल जो थी गुड्स की वो कॉस्ट प्राइस से कम भी थी, प्रॉफिट उसमें आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। और जो एक वादी जो सेल होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो गुड्स लेस देन कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि वो उसको बेच रहा है लॉस पे, तो वो भी हो सकता है। और बै मुसवामा ये जो मैंने आपको बताया इज अ जनरल एंड रेगुलर काइंड ऑफ सेल इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू बी ट्रेडेड इन इज जो आपका बार्गेनिंग होता है बिटवीन सेलर एंड बायर। हो सकता है कि वो 500 बोले, उसको ना कम करे, हो सकता है 500 की चीज जो है वो उसको 400 में दे दे, तो बार्गेन हो जाता है, एंड विदाउट एनी रेफरेंस टू प्राइस एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय द फॉर्मर। ये मैं आपको पहले डिस्कस जो हुआ था बताया था, मुसवामा में और मुराबा में यही फर्क है कि उन मुराबा में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर होता है। अच्छा, ये भी एक आप लोग लिख लीजिएगा, पर्सनल फाइनेंस जिसके नीचे एक लिखा हुआ है एक चीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पाकिस्तान के अंदर दुबई इस्लामिक बैंक वाहिद वाहिद वन एंड ओनली सिंगल बैंक है जो कस्टमर को, जैसे इस वक्त बहुत सारे कन्वेंशनल बैंक जो हैं लोगों को लोन दे रहे होते हैं, लोन पे मतलब जो जो पर्सनल लोन होते हैं सूदी बेसिस पे। तो अब ये पर्सनल लोन का मतलब जो होता है कि आप किसी को कैश दे रहे हो और वो कैश जो आपने दिया है उस पर आप इंटरेस्ट लोगे, तो इस्लामिक बैंक तो सिर्फ कैश दे नहीं सकता, तो वो कैसे देगा? उसके लिए बाय मुसवामा का एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसकी भी बहुत लंबी डिटेल है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि बैंक क्या करता है, एजेंट के तौर पे काम करता है। जैसे आजकल जो जो मीट वन वाले हैं और जो शमशीर वाले गोश्त वाले हैं, बैंक उनसे डील करता है कस्टमर के ब्याह पे, और सेल लेके उसको जो मुसवामा सेल होता है उसमें प्राइस डिस्क्लोज नहीं होती है, तो उसको सेल करता है वो, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन पूरा शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है, आप कहेंगे तो इस पूरा मैं आपको पर्सनल फाइनेंस का गाइडलाइन भेज दूंगा। ये सॉरी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ पूछे। कैश से नहीं डील करते तो फिर आप किस तरह जो है कस्टमर को लोन इशू करते हैं? हाँ यही तो क्वेश्चन है, ये आप नोट करके रखना, अभी हम उसको एंड में आपको मैं बता दूंगा।
और फिर मैं इसको पूरी डिटेल भी दे दूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर हर जगह आगे सब आगे बाहर हो, यार तुम तो कहते हो इस्लामिक हो और भाई ये कैसे कर रहे हो, तो ये हम आपको बता देंगे और इसकी पूरी डिटेल भी भेज देंगे, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट इतना बड़ा है कि वो 1.5-2-2.5 घंटे उसमें लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो हमने आगे बात की थी, हमने मुराबा डिस्कस कर लिया, हमने मुसावामा डिस्कस कर लिया, अब रह जाता है इजारा, हम बाद में पढ़ेंगे। इजारा दिस इज द सेल ऑफ यूजर फंड्स, यानी कि जो आपको यूजर फंड्स होता है उसकी सेल होती है, एंड इट इज सिमिलर टू एन ऑपरेटिंग लीज विद वेयर एन एसेट्स इज गिविंग टू ऑन रेंटल बेसिस बाय द ओनर, यानी कि जब आप घर भी किसी को किराए पे दे रहे होते हैं, गाड़ी पे दे रहे होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, लेकिन ये इस्लामिक वे में होता है, इसके अंदर वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो तमाम हम देख लेंगे। तो इजारा जो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो यूजर फंड्स का है। बाकी अब हम जो दो सेल रह जाते हैं वो रहता है सलम और इस्तिस्ना, एंड बिकॉज जाहिर सी बात है कि जब मैंने आपको एक जो एग्जांपल शेयर किया कि किसी को कोई सामान चाहिए था और वो जो जनरेटर की हमने यूपीएस की बात की, तो बैंक वो करेगा कि वो जहाँ से सलाउद्दीन साहब यूपीएस बनाते हैं उनसे बना के 100 रुपए के चाहिए 125 के बेच देंगे, ये तो मुराबा में हो जाएगा। लेकिन कोई सीमेंट बनाता हो तो सीमेंट भी इतने का खरीदेगा और उसको बेच देगा, वही मुराबा हो जाएगा। लेकिन कहीं पे कोई ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर को पैसे चाहिए और वो बहुत ज्यादा बेसिस पे चाहिए, उसको पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और उसको फिनिश गुड बनाना है, तो उस फिनिश गुड के लिए उसमें उसको सिर्फ सामान भी नहीं खरीदना बल्कि उसमें बहुत सारे काम करने हैं, तो उसके लिए इस्तिस्ना प्रोडक्ट यूज होती है। इस्तिस्ना इज अ सेल contract in which the buyer purchased from the manufacturer fully described asset goods which the manufacturer undertake to produce and deliver from a raw material of his own. The payment can be made through an जो है वो आपका म्यूचुअली एग्रीड बेसिस पे वो पे करेगा। इस्तिस्ना के तौर पे, मिसाल के तौर पे, एक कस्टमर बैंक के पास आता है और उसने कोई फाइनल जो मेडिसिन बनानी है, उसने फाइनल कोई गुड्स बनाना है, मगर उसके लिए उसको सामान चाहिए, उसमें उसको 50,000 चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उस बेसिस पे वो क्या करेगा, बैंक से इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो जो चीजें चाहिए होंगी तो बैंक उसको देगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो जो मैन्युफैक्चर जिससे वो सामान ले रहे होते हैं, बैंक भी उन्हीं से लेगा। अब ये कंफर्म करेगा कि ये पैसे उसी बेसिस पे लग रहे हो, कहीं और ना जा रहे हो। तो ये मैंने इसमें हम आगे जब जाएंगे इस्तिस्ना की और डिटेल भी आएगी। इसी तरह एक सेल होता है, एक सेल मैंने आपको कह दिया कि मुसव्वमा, जिसमें चूंकि सेल जितने भी हैं उसमें एक सेलर होगा और एक परचेजर होगा, यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों में लाजमी है शरिया के मुताबिक, कि अगर वो मुराबा बेसिस में बेच रहा है तब भी ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, एग्रीड होगी, कितने दिन में डिलीवरी दोगे, कैसे दोगे, क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, तमाम चीजें कंफर्म है। इसी तरह इस्तिस्ना में भी एक सेलर होगा और एक परचेजर होगा, तो इसमें भी दो लोग होंगे, ऑफर होगी और एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन जब वो ऑफर देंगे तो बायर जो होगा वो जब मैन्युफैक्चरिंग के बनाएगा तो वो सारे एसेट्स को डिस्क्राइब करेगा कि कौन कौन सी चाहिए होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और क्या क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, और रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेगा, उसका अपना होगा, और किधर से लेगा, और पेमेंट जो है किस तरह से करेगा। तो इस्तिस्ना एक प्रोडक्ट ऐसा है कि मिसाल के तौर पे किसी ने, अगर आप समझ लें कि पंखा बनाना है, और पंखा बनाने के लिए उसको मुख्तलिफ चीजें चाहिए, उसको कहीं से मतलब आयरन भी चाहिए होगा, कहीं से इसको फिर मोल्ड करना होगा, कहीं पे यह करना होगा, और जब वो बनेगा तो बिकेगा ना पंखा, तो पंखा तो बनने के बाद बिकेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम अगर पंखा है तो उसको अगर हम लेंगे तो वो कहेगा भाई ठीक है भाई, मैं तुमसे पैसे चाहिए, मुझे ये मटेरियल खरीदूंगा, ये सामान खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, और इसमें ये चीजें इस्तेमाल होगी, इसमें एक्सपेंस भी होगा, मतलब जो वेजेस भी होंगे ये भी सारा होगा, और ये मैं इनको बेचूंगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कराएगा। तो उस पैसे के लिए अगर वो मिसाल के तौर पे उसको 5,000 पंखे बनाने हैं, तो 5,000 पंखे बनाने के लिए उसको जो उसने सारे अपनी पूरी शीट बैंक को पूरा प्रोफाइल और तमाम चीजें अकाउंटिंग बना के देगा, तो उसको मिसाल के तौर पे अगर 50 मिलियन चाहिए था तो बैंक उसको 50 मिलियन दे देगा। अब चाहे तो ये म्यूचुअली एग्रीड पर है कि ये पैसे वो जो है, जो कहना चाहिए पेमेंट जो है वो 3 महीने में बाद एक साथ कर दे पूरी, चाहे तो 6 महीने बाद एक साथ कर दे, चाहे मंथली कर दे, बट दैट शुड बी एग्रीड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं हो सकता कि पहले बोले 6 महीने बाद देंगे और बाद में बोला कि भाई हम एक साल बाद देंगे, ये तमाम चीजें पहले डिसाइड होगी। इसी तरह आ जाता है कि जो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्तिस्ना प्रोडक्ट है
जो अब आपको मैंने मुराबा बताया था, अगर 150 रुपए का एक सामान अगर किसी ने खरीद था और इसको 175 में बेचा है, तो वो 175 पूरा कंफर्म पेमेंट वो करेगा एक मरतबा, चाहे तो म्यूचुअली ब्रेक कर दे या वो करे। इस्तिस्ना में ये चाहे तो आधा पेमेंट पहले दे, आधा पैसे बाद में ले ले, और पेमेंट जो है किस्तों में लेते जाए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है ना, हो सकता है कि उसको पैसे 500 मिलियन चाहिए, उसमें 10 आज चाहिए, फिर 2 महीने के बाद 50 चाहिए होंगे, फिर 3 महीने के बाद 50 चाहिए होंगे। लेकिन ये पैसों की जो प्राइस होगी वो एक मरतबा बिफोर गिविंग डिसाइड हो चुकी होगी कि ये आइटम इतने का बिकेगा, तुम मुझे इतने पैसे दोगे। इसी तरह सलम, दिस इज व्हेन द फुल स्पॉट पेमेंट इज मेड बाय द बायर एंड द डिलीवरी डेट विल बी स्पेसिफाइड गुड्स इन फ्यूचर। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। क्या जो ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, और अगर हम यहाँ पे बढ़ाना चाहें तो ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त यूज हो सकता है, और हो भी रहा है। कि आज जो कॉर्प होती है, जब जितनी भी चीजें मैंने इस टाइप की जो है, मतलब जो अपना आपका एग्रीकल्चर में होता है, तो वो बनता है। क्योंकि जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं सेल करने की मुराबाह में, तो उसमें ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। आपने ये नहीं बेचा कि ये यार ये तुम्हें मैं ये बेचूंगा, तो वो मौजूद होना चाहिए। सलम में एक ऐसी चीज है कि आपने कहा कि भाई ये तुम्हें मैं 5 टन जो है आम का सौदा कर रहा हूँ, 5 टन तुमसे मैं सेब का सौदा कर रहा हूँ, और ये प्राइस आज डिसाइड होगी कि भाई ये तुम इसकी पेमेंट मैं आज दे दूंगा पूरी, और तुम मुझे जो सेब है वो कब दोगे। अब बैंक चूंकि सेब का क्या करेगा, तो बैंक क्या करता है, पैरेलल सलम का एग्रीमेंट करता है जिस कस्टमर को ये कस्टमर बेच रहा होता है, तो उसमें पैरेलल सलम मस्ट है, उसके बगैर नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट कहने का ये है कि जो मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर को जॉब अपना कोई भी मतलब एग्रीकल्चर गुड्स चाहिए, और उसको चाहिए के लिए उसको एक अमाउंट चाहिए 100 रुपए, तो उसमें वो 100 रुपए उसको बैंक पूरा फुल स्पॉट पेमेंट कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग वाले में जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, वो चाहे तो पूरा एक साथ ले ले, चाहे तो किस्तों में ले, लेकिन जो भी प्राइस इसकी आज डिसाइड होगी ना, उसकी जो कॉस्ट है, मतलब अगर मिसाल के तौर पे सनम पे जो है आज प्राइस डिसाइड हो जाएगी, भाई तुम मुझे इस क्वालिटी के, इस क्वांटिटी के, इस लेवल के ये चीज दोगे, प्राइस आज ये डिसाइड हो गई है, और वही देगा वो, और इसमें करेगा। तो इस सनम जो इज मेड बाय द बायर, जो है डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक, उसका जो पीरियड है वो मालूम होना चाहिए कि भाई तुम्हें मैं एग्जैक्ट 2 महीने 10 दिन के बाद मैं दूंगा। और कभी भी सलम के अंदर शरिया ने एक इजाजत नहीं दी है कि आप ये कहें कि मैं तुम्हें फलां बाग से फलां जगह से ये सामान दूंगा, कहीं से भी दूंगा, जो कि बेसिकली मतलब इस जैसा क्वालिटी का होगा। उस बाग में अगर खुदा न खास्ता आग लग गई तो फिर खराब हो गया तो कैसे होगा, इसलिए उसका सौदा करना अल्लाह सुब्हान तआला ने मना फरमाया है। तो सलम पे हमने ये देख लिया। इसमें जब हमने ये मुराबा की हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पूरा बता चुके हैं मैंने आपको पूरा, क्योंकि उस वक्त वो डिफाइन करना था तो ये चीज बता दिया था कि मुराबा इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सेलर सेल इज गुड्स एसेट एट अ एग्रीड प्रॉफिट, कि भाई इतने का बेचूंगा। द सेल प्राइस शुड बी पेड ऑन स्पॉट, डेफर्ड टू बी पेड सम और इंस्टॉलमेंट। ये हो सकता है कि जो भी सेल प्राइस है वो आप एक साथ दे दें, बाद में दे दें। अगर 115 रुपए डिसाइड हुआ है, चाहे तो 15 आज दे दे, 100 बाद में दे, चाहे 50 आज दे दे, बाद में दे दे, लेकिन प्राइस वही रहेगी। इसी तरह इन इस्लामिक बैंकिंग नॉर्मली गुड्स एसेट्स इज परचेज, कस्टमर रिक्वेस्ट बैंक टू परचेज गुड्स एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड सेल द सेम टू द कस्टमर ऑन अ मुराबा कॉस्ट प्लस एग्रीड प्राइस पे, डिफर्ड पेमेंट पे। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मुराबा। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे सलाउद्दीन चौहान साहब ने जो यूपीएस बनाया के बिजनेस जबरदस्त चला रहे हैं, मैं उस तरह का यूपीएस खरीदता हूँ और जाके बेचूंगा, तो ये मुराबा बेसिस पे होगा। ये सिर्फ एक प्रोसेस फ्लो मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक समझाने के लिए एक मेरे पास शीट था, तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करूं कि बैंक अगर एक काम करता है तो कैसे करेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या चीज है कि ये अगर आप देखें कि जहाँ पे एक बैंक सेलर है और कस्टमर जो है वो परचेजर है, क्योंकि बैंक उस चीज को जो कस्टमर ने जगह बताई हुई होती है वहां से खरीदता है और इसको बेचता है 100 रुपए की चीज 115 रुपए में। तो इसमें तमाम चीजें लिखी हुई है कि बैंक डिक्लेयर्स कस्टमर एजेंट, यानी कि बैंक चूंकि अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि यूपीएस कैसा होगा, किस क्वालिटी का होगा जो कस्टमर मांग रहा है, तो बैंक क्या करता है, एक कस्टमर से एक डिक्लेरेशन, एक एग्रीमेंट, एक एज अ एजेंट के तौर पे साइन कर लेता है कि भाई तुम मेरे एजेंट हो
और इस क्वांटिटी का तुमने ये जाके सामान लेना है, तो बैंक कस्टमर को एजेंट बना लेता है। पहला जो सबसे पहला काम होता है वो ट्रांजेक्शन नोटिस यानी कि स्केड्यूल तय होता है कि जो चीज खरीद रहे हैं 100 रुपए की, वो 500 की बेचेंगे या 150 की बेचेंगे, पेमेंट कब देंगे, कैसे देंगे, वो पहला नंबर 1 वही स्केड्यूल है। दूसरा नंबर जो है, बैंक कस्टमर को बोलेगा ठीक है भाई तुम मेरे एजेंट बन जाओ और तुम मेरे एजेंट के तौर पे जाके ये सामान तुमने लेना है। फिर तीसरी चीज जो यहाँ पे आ जाएगी वो है कस्टमर परचेज ऑन बैंक्स बिहाफ एज एन एजेंट एंड परचेज गुड्स, जो भी होता है, जो नंबर 3 परचेज कस्टमर के नीचे लिखा हुआ है। बैंक उसके बाद जब ये परचेज कर लेता है तो फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट पेमेंट जो बैंक करता है वेंडर को करता है। यही दिस इज द ब्यूटी इन इस्लामिक बैंकिंग कि अगर कन्वेंशनल बैंक के अंदर एक बंदा पैसा लेने आता है कि मैं जाके यूपीएस खरीदूंगा सलाउद्दीन साहब से और बेचूंगा और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा आसान से, वो चाहे तो वो पैसा का जनरेटर खरीदे, चाहे तो उस पैसे को किसी भी नॉन शरिया कंप्लाइंट बिजनेस में लगा दे, लेकिन मुराबा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पैसा कहीं और जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो बैंक हैज टू मेड द पेमेंट टू सलाउद्दीन साहब, वेंडर और सप्लायर को बैंक पेमेंट करेगा, डायरेक्ट पेमेंट करेगा। और उसको फिर जब ये पेमेंट कर देगा तो नंबर 5 आइटम क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है कि मुराबा एग्रीमेंट सोल्ड गुड्स टू कस्टमर, यानी कि बैंक फॉरन कस्टमर्स को, वो पहले कस्टमर एज एजेंट काम करता है, एक्वायर करता है, डिक्लेरेशन देता है कि मैंने एक्वायर कर लिया है, और फिर देन कस्टमर और बैंक का एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि वी हैव सोल्ड दिस आइटम टू यू, जो 100 रुपए का मैंने खरीदा था, आई सोल्ड यू ऑन 115, 25 व्हाटएवर। एंड नंबर 6 कि जो पेमेंट ऑफ डिफर्ड मुराबा प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाती है, वो चाहे तो 150 रुपए जो भी प्राइस है वो 6 महीने में महीने दे दे, 6 महीने बाद दे दे, 3 महीने के बाद दे दे, दैट शुड बी एग्रीड। तो ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कहा कि ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को ट्रांजेक्शन समझ में आए कि अगर मुराबा बेसिस पे हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% शरिया कंप्लाइंट है, इसमें हो ही नहीं सकता। अब बताइए कि जो 100 रुपए का जो 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 खरीदा था सामान और 115 का जो बेचा, प्रॉफिट बना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 100 रुपए किसके थे, कस्टमर्स के थे, उनके प्रॉफिट से जब ये बना तो अल्हम्दुलिल्लाह एसेट बेस्ड ट्रांजेक्शन भी है और हलाल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुराबा, ये भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि बेसिक रूल्स ऑफ मुराबा फाइनेंसिंग जो है, क्योंकि ज्यादातर आजकल बैंकों में मुराबा फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा होती है, इजारा भी होती है, फिर सकूक भी होती है, सारा होता है। एसेट टू बी सोल्ड मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि पता हो जाए क्या बेच रहे हैं, यूपीएस बेच रहे हैं, एग्जिस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि 6 महीने के बाद बनेगा आज पैसे दे दिए, वो नहीं हो सकता। सेल प्राइस शुड बी डिटरमिन्ड, आज जो 100 रुपए की चीज है मैं 115 की दूंगा या 150 की दूंगा, दैट शुड बी एग्रीड ऑन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये नहीं कि यार जब मिल जाएगा तो प्राइस तय कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। सेल मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज शरिया गवर्नेंस, शरिया की गाइडलाइन है ये, कि ये कंडीशनल नहीं हो सकता कि यार ये तुमसे मैं यूपीएस ये जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो ये मैं कर दूंगा, तो तुम ऐसा करना कि मेरे पास करंट अकाउंट में भी पैसे डलवा देना, या तुम ऐसा करना कि मुझसे 2 गाड़ियां भी ले लेना, या तुम मुझसे ऐसा करना ये भी ले लेना। कोई कंडीशनल नहीं होना चाहिए, या कस्टमर बैंक को बोले कि यार ये तुम दे दोगे तो मैं पैसे भी रखवा दूंगा, तुम्हें मैं और भी चीजें दे दूंगा। इट शुड बी अनकंडीशनल। द सेलर शुड बी जनरली अ थर्ड पार्टी, ये कंफर्म होना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी, ऐसा ना हो कि यूपीएस मैंने खरीदा है सलाउद्दीन साहब से और जो आगा खान के बजाय सलाउद्दीन साहब की कंपनी उसी को बेच रहा हूँ, ये भी मतलब नहीं होना चाहिए, एंड दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स टू बी सोल्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि शुड नॉट बी यूज फॉर अन इस्लामिक पर्पस, यानी कि कोई सामान इसलिए लिया जा रहा है कि वो किसी मतलब जो कहना चाहिए सन्ना में लगाया जाएगा, या किसी ऐसी जगह लगाया जाएगा कि जो कि शराब बनाती है कंपनी, या किसी ऐसी जगह पे लगाया जाएगा जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, उसको ये चीज बेचने की इजाजत नहीं होगी। and should be in the ownership and position of the seller at the time of sale, फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैं अगर यूपीएस खरीदने चाह रहा हूँ तो एज अ बैंक की अपनी गाइडलाइन होती है, बैंक का सिस्टम होता है, दे हैव टू चेक कि ये सचमुच यहाँ पे ओनरशिप जो है सलाउद्दीन साहब के पास ये जो यूपीएस मौजूद है कि नहीं है, या सलाउद्दीन साहब भी किसी और से लेंगे और फिर मुझे देंगे, नहीं, इट शुड बी डिसाइडेड उनकी ओनरशिप पे होना चाहिए, वरना वो शरिया के मुताबिक ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस्तिस्ना हमने आपसे डिस्कस किया था, तो आई होप कि आप थक नहीं गए होंगे, आप लोग थोड़ा सा रह गया। इस्तिस्ना इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द बायर परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर
that would and would be seller fully describe assets क्या होगा, manufacture में कितने time लगेगा, delivery material as this own. Subject matter of इस्तेस्ना contract always something which is required manufacturing. यानी कि इस्तेस्ना contract में अगर कोई पैसा दिया जाएगा तो it should be produced through manufacturing. चाहे मैन्युफैक्चरिंग वो आयरन की हो, स्टील की हो, चाहे दवा की हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए जरूरी। इस्तेस्ना के पैसे जो होते हैं, जैसे मुराबा में पैसे हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी ने 10 मिलियन दिया तो वो पैसे डायरेक्ट जाएंगे सलाउद्दीन साहब को यूपीएस की पेमेंट के लिए। लेकिन इस्तेस्ना में जो पैसे होंगे कस्टमर को दिए जाएंगे। कस्टमर किसी से मतलब रॉ मटेरियल खरीदेगा, किसी से एक सामान, वो बात दूसरी कि शरिया की जो गाइडलाइन रिक्वायरमेंट है कि सारी स्लिप्स देगा, तमाम चीज देगा, बैंक जाके चेक भी करेगा, वो एक बात की बात है। प्राइस में बी पेड अंडर एनी एग्रीड वैल्यू शेड्यूल। जैसे मैंने बताया, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग चीज बनने के बाद ये बनेगी, पंखा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जो पंखा होता है या कोई भी ऐसी चीज है, वो बनने के बाद बिकेगी 2800 रुपए की, तो प्राइस जो है उसकी हर हाल में एग्रीड होनी चाहिए कि भाई इतने की होगी, इतने दिन के बाद मिलेगी, ये भी कंफर्म होना चाहिए। Contract may be cancelled unilaterally before the manufacturer starts work. कि अगर कोई काम अगर शुरू नहीं हुआ है, अभी होने जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो वो खत्म हो सकता है। मेनी चेंजेस विद द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, वो भी अगर कोई भी चेंज अगर हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर के कंसेंट से वो चेंज कर सकता है। प्राइस इस्तेस्ना जो मैंने आपको बता दिया कि वो फिक्स भी हो सकता है, टाइड अप भी हो सकता है, कि बायर कह रहेगा भाई इतने पैसे मैं 10 दिन बाद दूंगा, इतने 6 महीने बाद दूंगा, तो लेकिन इट शुड बी एग्रीड बिफोर। इस्तेस्ना प्रोसेस जी सर। सर अगर आप मेरा ख्याल है थोड़ा सा समराइज करके इसको Q&A ना खत्म शुरू कर कर रहा दें हूँ आप। 5 मिनट में। चलो, अच्छा, अब देखें ये इस्तेस्ना में जो मैंने आपको बताया, इस्तेस्ना एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर होता है। पहला पॉइंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स का पता होना चाहिए। एजेंसी कि जिसको ये आइटम सेल करेगा वो मालूम होना चाहिए, इसका बायर कौन होगा और सेल प्रोसीड कौन होगा ये मालूम होना चाहिए। इसी तरह इस्तेस्ना में जो है वो उसका वो वकाला के बेसिस पे आता है कि वो जाएगा एजेंट के तौर पे परचेज करेगा और तमाम चीज़ों को उसको जाएगा इस्तेस्ना बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग कराएगा। जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, डिजायर्ड प्रॉफिट जो एग्रीड जो सेल होगी वो भी बताएगा। इफ द कस्टमर is able to sell the goods at a price higher than जो शुरू में एग्री हुआ था, तो बैंक उसमें कोई कंसर्न नहीं है। बैंक उससे नहीं कहेगा कि तुमने ये सामान जो मुझसे लिया था और तुमने आगा खान में 200 के बजाय 275 पैसे दो, उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, एडिशनल अमाउंट इंसेंटिव है, वो कस्टमर रख सकता है। इसी तरह सलम के बारे में भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग उसको देख लीजिएगा। सलम पे जो है इज एन एक्सेप्शनल जनरल रूल्स है, बिकॉज ये इज अलाउड टू एग्जिस्टेंस ऑफ द गुड्स, कि अभी चीज नहीं होती जो फ्यूचर में आएगी, तो इसमें चूंकि एक एलिमेंट होता है गरर का कि पता नहीं हो या ना हो, मिले या ना मिले, इसलिए इसमें कुछ कंडीशन जो है आपका जो 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 नेशनल होना चाहिए और आइडेंटिफाइड होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का फॉर्म का नहीं होना चाहिए कि आप इसी फॉर्म से देंगे, किसी फॉर्म से भी मिल सकता है। बोथ द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड बी वेरी क्लियर, इस लेवल का होगा, इतने इसका वेट होगा, इतना ये होगा, ये पहले डिसाइड होना चाहिए। द कम्युनिटी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली जो अवेलेबल होना चाहिए मार्केट के अंदर, क्या कोई किसी ऐसी चीज का सौदा कर रहे हैं कि जो कि मार्केट में अगर ये नहीं मिली तो नहीं बनेगी। मिसाल जो है सनम का बाग का कि जो कहीं नहीं बन रहा होता, एक ही जगह बाग में बन रहा होता है, तो उसका आप करने सोचेंगे कि अगर यहाँ नहीं बना तो फिर ये कहाँ से लाके देगा। इसी तरह जो इजारा है वो लीजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर जो बेनिफिट होते हैं वो आपको पता है कि यूजर फंड्स उसको देता है कि जो उसको इस्तेमाल करे और उसका रेंट के बेसिस पे वो वापस उसको करे। फिर इसी तरह बेसिक रूल्स ऑफ इजारा में होता है कि वो सब्जेक्ट वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और कंज्यूमेबल थिंग्स जो है उसका इजारा नहीं हो सकता, यानी कि जो चीज़ कंज्यूम हो जाती है उसका इजारा नहीं होगा। इजारा हमेशा होगा एसेट का, कि जो आप इसको लीज के बेसिस पे दे सकते हो। तो इसी तरह जो बेसिक रूल में है, लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट unilaterally and the agreement to be effect is void, यानी कि आज इतना का रेंट दे दिया, बाद में एग्रीमेंट खत्म होने से पहले वो चेंज नहीं कर सकता। रेंट अब जो होगा वो पेबल होगा एडवांस में और आपका डिलीवरी ऑफिस जो होगा वो आपका लीज करेगा। इसी तरह ये एक शिरकतुल मिल्क का इजारा है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर और बैंक दोनों पैसे मिलाता है और एक प्रॉपर्टी खरीदता है, और बैंक अपने शेयर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को रेंट पे दे देता है, इसीलिए इसको कहते हैं शिरकतुल मिल्क का इजारा। शिरकत कहते हैं जिसमें दोनों पार्टनर इन्वेस्ट करें,
शिरकत हो गई, एक बैंक का पैसा हो गया 80%, कस्टमर का पैसा हो गया 20%, और जब ये 100 रुपए का जो प्रॉपर्टी खरीद ली तो बैंक ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपना पोर्शन जो है 80% वाला रेंट पे देता हूँ, ये इसका ये शेयर्स होंगे और ये प्री स्पेसिफाइड होना चाहिए कि एग्रीमेंट कितना होगा और कितना रेंट होगा। मगर इसमें वही वाली बात है कि ये हर हाल में होम फाइनेंस है या ऑटो फाइनेंस हो या किसी के लिए भी लेना हो तो वो चीज़ वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। द रेंटल पेमेंट आर कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड दो चीजें, फिक्स रेंट भी हो सकता है कि आप उसको दे देंगे भाई इसमें इतना करेंगे, और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड होना चाहिए पहले, एग्रीमेंट से पहले तय हो जाना चाहिए क्या करना है। शिरकतुल मुल्क कम इजारा, यानी कि द प्रोडक्ट आल्सो यूज इन कॉर्पोरेशन सेक्टर, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना रहे होते हैं उसमें वो कहते हैं भाई इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, हम इतना सारा नहीं कर सकते, तो बैंक और कस्टमर दोनों मिला के वो चीज़ को पहले खरीदते हैं और बैंक अपना पोर्शन उसको रेंट पे दे देता है। जो बड़ा बड़ा जनरेटर्स भी होते हैं बड़े बड़े, जिनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है, वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मुदारबा भी है, मुशारका भी है, वकाला भी है। तो ये मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि इसमें मुदारिब होगा। इसी तरह जो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मुदारबा है आइदर अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ये विच इज इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि अगर कस्टमर चाहे मुदारबा बेसिस से पैसे लगा रहा है तो उसको बता सकता है कि भाई ये पैसे तुम सिर्फ इस इंडस्ट्री में अगर लगा रहे हो तो तुम्हें मैं दूंगा, वरना पैसे नहीं दूंगा। तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड। और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि कस्टमर बैंक को डिपॉजिट दे दे कि बैंक एज अ मुदारिब इसको जहां चाहे लगाए। तो बैंक में रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा भी होता है और अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा भी होता है। मुशारका में जिसके अंदर मुदारबा में भी दो पार्टनर होते हैं, मुशारका में भी दो पार्टनर होते हैं। मुशारका में जो दो पार्टनर होते हैं, जो जितनी दोनों की इन्वेस्टमेंट होगी, अगर लॉस हुआ तो जिस परसेंटेज से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो लॉस बेयर करेंगे। प्रॉफिट जो है वो एग्रीड बेसिस भी हो सकता है, उसमें दोनों दोनों पार्टनर का पैसा हो और एक पार्टनर जो है एज अ मुदारिब काम कर रहा हो तो उसको वो इस तरह भी चला सकता है। लेकिन मुशारका के अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि अगर लॉस होगा दोनों का तो परसेंटेज ऑफ जो उनकी इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से होगा। तो ये है सनाब। अब आप बताएं जनाब क्या क्या चीजें पूछनी है चौधरी साहब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम लगाया। नाउ आई ओपन हाउस फॉर क्वेश्चन। मैंने कोशिश की कि टाइम कम था। नहीं, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सर आपका आपका सवाल था? हाँ वो तो था ही था, वो मैंने काफी टाइम हो गया। आई डोंट नो, मैं अगर किसी और ने सवाल पूछना है सर शायद वगैरह पहले, तो यू कैन गो फर्स्ट। नहीं सर, शायद तो मेरे ख्याल छोड़ गए हैं। इट ड्रॉप्ड ऑफ। अच्छा जी जी। अच्छा ज्यादा हो अच्छा। गया मुझे, क्योंकि मैंने आपसे चौधरी साहब पूछा था ना, आपने कहा था कि वो अपना कहना चाहिए उसको कि 1-1.5 घंटे के अंदर, तो मैंने उस हिसाब से रखा था। अच्छा नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज कोई नहीं। नाइसली, या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, चले एब्सोल्युटली फाइन। मैं पूछ लेता हूँ अगर कोई और नहीं पूछ रहा तो। जीन का बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन काफी सा बोल रहे एक्सप्लेन। हैं, आप कौन सा मैं, बात कर मेरा रहे हैं? नाम अजफर 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 समीन है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा नाम आया था वहाँ पे। जी अच्छा साहब, जी। जी जी। अच्छा आप सर वहीं मैं, कनाडा में होते हैं? जी 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 जी। जी। मेरा सवाल लेकिन जरा थोड़ा ज्यादा फाउंडेशनल है। आपने जी जी पहले जो है वो जिक्र किया था, पहले आपने हदीस भी शो की थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने जो बताया था वाकया वगैरह, वो वाकया और उसमें जो उस जमाने में जो मॉनेटरी सिस्टम था वो गोल्ड और सिल्वर पे बेस्ड था। जी, जी, और वो उसकी आजकल भी का पूरी जमाना, चीज़ें मौजूद हैं, उसकी भी जी चीज़ें जी मौजूद हैं, लेकिन वो मैं नहीं लेके गया, मैंने कहा वो बहुत लंबा है। हाँ, आपका जी जी जी, क्वेश्चन वो क्या है? सही, मैं मौका दें, मैं जरा सवाल पूछ लूं फिर आप आराम से जी, जवाब दीजिएगा। जी, 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 तो जी। आजकल का जो जमाना है वो जो मॉनेटरी सिस्टम है वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपका जो बैंक जो है और जो इस्लामिक बैंक है, डू दे एंगेज इन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, व्हिच मींस कि आप जो डिपॉजिट जो इकट्ठा करते हैं कस्टमर के, उसके अगेंस्ट जो आप 100% जो है आपके पास जो है वो रिजर्व रेशियो यूज करते हैं, या इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट लायबिलिटी अगेंस्ट जो कि आप लोन्स वगैरह देते हैं कस्टमर को। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि जो कस्टमर्स के जो डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं, उसमें रेशियो का क्या रेशियो है, मैं आपको बता देता हूँ। और बताइए इसके अलावा। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को अगर आप देखें ओवरऑल, इज दैट इवन हुँ, इस्लामिक? आप हुँ। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं थ्रू प्रिंटिंग मनी देखिए, आउट ऑफ थिन एयर, और फिर अब उसको आप कस्टमर को दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन चार्ज कर रहे हैं या प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, आप कस्टमर को जो जो डिपॉजिटर है उसको तो आप दे रहे हैं प्रॉफिट और शेयर का, आपने ये पैकेजेस बनाए हुए हैं,
but from a point of view of fractional reserve system, is that even Islamic? जी Against जी जो आपने पहले कोट की थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो साउंड मॉनेटरी सिस्टम था ना, गोल्ड और सिल्वर के, वो अपनी तरफ से तो पैसे जो है वो प्रिंटिंग नहीं हो रही होती थी उस जमाने में. बिल्कुल It सही. was a basic question. देखिए अभी बेसिकली जो एज अ टुडे जो चीज़ें अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तमाम जगहों पे जो पैसे रखवा रहा है, मतलब चाहे अगर उसने $100 रखवाया, 100 रुपीज़ या 100 पाउंड, कोई भी अगर कहीं रखवाएगा, तो अभी वो चूंकि उस गोल्ड और उसके सिस्टम के बेसिस पे नहीं है, अभी तो हम सिर्फ करेंसी की बात करेंगे. तो करेंसी में भी ऐसा होता है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि जो डिपॉजिटर्स का अमाउंट होता है, तो उसमें हर पर्स पे हर हाल में 17%, 18% पैसे जो है वो रिजर्व में स्टेट बैंक कहता है तुम रखो और इसको तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. हाँ, जो मैंने आपसे कहा था स्पेशल मुदारबा पूल वाले जो पैसे होते हैं, वो जो वहाँ पे डालते हैं, तो वो उसको ऐसे एसेट्स के साथ लगाया जाता है कि जिस पे रिटर्न कंफर्म आना हो. तो इस पे ऐसा नहीं है कि जो अगर पैसे डिपॉजिटर्स जो दे रहा है, जो बैंक के पास लगा रहा है, तो बैंक ने उसका कोई रिजर्व का सिस्टम ना रखा हो. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के पास स्टेट बैंक ने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बताई हुई है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप इसका 13% इस इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, जिसको पैसा दे रहे हैं, या 25% इस इंडस्ट्री में. हाँ, अगर आप उस रूल्स को ब्रेक करेंगे, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपका रिजर्व आउट हो जाए, आपके इश्यूज आ जाए. Right. नहीं, देखिए ना, वो तो आपकी बात सही है, वो तो मोर ऑफ लाइक आप रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं. मेरा सवाल ज्यादा फाउंडेशनल है कि अगर आपके नहीं पास कोई चीज एक आपके पास पैसे नहीं है और वो पैसे जो है आप खुद क्रिएट करके और उसको आप लोन दे रहे हैं कस्टमर को, इज दैट ऐसा नहीं इस्लामिक? हो सकता. हमारे पास स्टेट बैंक ने ADR, एसेट डिपॉजिट रेशियो बनाया हुआ है. ठीक है, आप एसेट्स पे जब भी पैसे लगाएंगे जब आपका डिपॉजिट में पैसा मौजूद हो या आप अपनी इक्विटी लगाएं. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डिपॉजिट का फिगर 5 बिलियन है और आप 6 बिलियन और 7 बिलियन जो है फाइनेंसिंग कर दें. नो वे. दे हैव टू मेंटेन ADR, ऐसे डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, और ये डेली बेसिस पे हो रहा है. ये मतलब हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉइंट पे आपने देखा था, बैंक एज अ जो मुदारिब है, वो खुद भी मुदारिब तो है, लेकिन रब्बुल माल के तौर पे हो सकता है. यस, जिस दिन बैंक नया खुलता है, जिस दिन बैंक्स ऐसे आ रहे होते हैं कि डिपॉजिटर्स के पैसे सिर्फ 100 रुपए हैं, मिसाल के तौर पे $100 है वटेवर, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा की है कस्टमर को 300 चाहिए, तो आप कैसे करेंगे भाई? तो उस पे फिर बैंक अपनी इक्विटी लगाएगा. जो मैंने आपको एक लाइन पढ़ाया भी था कि मुदारिब अगर चाहे तो रब्बुल माल के तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी एज अ रब्बुल माल के तौर पे कर सकता है. असब मेरा एक क्वेश्चन है, कंपैरिजन फ्रॉम ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, प्योरली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने ये आपके इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट यूके में भी देखे थे और कुछ यहाँ कनाडा में भी थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ. ऑब्जर्वेशन मेरी एक प्योरली एक नॉर्मल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट होते हैं, दे आर मच मच कॉस्टलियर देन द कन्वेंशनल बैंकिंग. हाँ, ये ये तो ऐसा है. क्यों होता है? क्वेश्चन हाँ, ये है कि ये ऐसा क्यों होता है, जबकि रिस्क में इसमें बैंक में ज्यादा नहीं लेता, रिस्क भी वो ट्रांसफर करता है कस्टमर को. ठीक है, जब रिस्क कम है तो फिर बैंक के प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं ज्यादा नहीं, क्यों देखिए होती है कंपैरिजन टू किस कन्वेंशनल बेसिस प्रोडक्ट? की आप बात करें, मिसाल के तौर पे अगर आप मॉर्गेज जानते के हैं. रेट से बात कर लेते हैं, मॉर्गेज की बात कर हाँ, लेते हैं. मॉर्गेज में उसी पे आ रहा हूँ ना. हाँ. कन्वेंशनल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटरेस्ट बेसिस सिस्टम बने. इस्लामिक के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें ये कंफर्म है कि लेसॉर ये चीजें बियर करेगा, लेसी ये चीजें बियर करेगा. उसमें वो तमाम चीज़ों को जो डू एंड डोंट्स हैं उसको फॉलो करना है. यस, उसके लिए कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए उसमें कुछ उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहते हैं किसी से कि भाई कोई किसी को 10 मिलियन कोई बैंक कन्वेंशनल बैंक के पास जा रहा है और शायद उसको वो पैसे दे रहा हो मतलब 8% पे, और यही पैसे जब उसने बैंक से एक सामान खरीदा, एसेट खरीदा और बेचा, शायद वो 9% पे पड़ रहा हो. क्योंकि बैंक इसको जब लेता है, परचेज करता है, उठाता है, उसमें कॉस्ट आ रही होती है, तो उसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट, यस बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है. थोड़ा बहुत मतलब इसमें मतलब कवरेज है, इंश्योरेंस है, उस चीजों पे आ रहा होता है और उसमें रखना पड़ता है. और उसमें मतलब जो मैं अगर 2 मिनट है तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब ये
जो बहुत बड़े बड़े आपके पास जो वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं और जहाँ पे सामान आ रहे होते हैं और जहाँ पे भी एंट्री होती है, तो इस्लामिक बैंकिंग का जो अब ये बोर्ड की वेयर हाउसेस वगैरह में, तो उसमें उनकी कॉस्टिंग में ये कुछ ऐसे ऐड करते हैं, क्योंकि इनके बंदों को विजिट करना पड़ता है कि ये सचमुच सामान जो आया था किस ट्रक से आया था, उस ट्रक का नंबर होना चाहिए या कुछ और था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एडिशनल कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, जो कि ट्रांजेक्शन को सही करने के लिए, कि वो सचमुच शरिया कंप्लाइंट हो जाए। तो वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि उसको ये होना चाहिए। मतलब हमने खुद प्रैक्टिकली जब मैं अल्फा में था, तो शरिया ने आके एक ट्रांज़ैक्शन पे कहा कि भाई ये जो सामान आपने किया था, ये तो मुराबा कस्टमर ने जो डिक्लेरेशन दी है, वो दी है 12 बजे और ये तो 11 बजे इस्तेमाल कर लिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सामान जब खरीदेंगे और आएँगे, तो वहाँ पे उस ज़माने में उस कस्टमर के पास वेयर हाउस पे ट्रक की एंट्री का कुछ सिस्टम नहीं था। एक बंदे ऐड करना पड़ा, एक बंदे को बैठाना पड़ा, रजिस्टर ऐड करना पड़ा। कुछ चीज़ें शरिया कंप्लायंट के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब हमारे पास हालात भी ऐसे हैं ना, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि वो सामान बेचा और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब एक कंपनी से जनरेटर खरीदा मैंने और आगा खान को दे दिया, उसने कहा यही। लेकिन जब आप एक कंपनी का फाइनेंशियल उठाएँगे, पता चलेगा उसके इन्वेंटरी में तो कभी यूपीएस था ही नहीं। ऐसा भी हुआ है। ये जो कोई अगर कर रहा है, वो अगर जो भी इसका आरएम है या ब्रांच मैनेजर है, अगर वो बगैर देखे साइन कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, उन कंट्रोल्स लाने के लिए कुछ केसेस में इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मॉर्गेज पे घर इस्लामिक में से लेंगे, शायद वहाँ पे सूद है, इंटरेस्ट है, जो भी है, वो एडिशनल $200 आ रहे होंगे, तो यहाँ पे 225 आ रहे होंगे। आपका यही लेकिन सवाल होगा। नहीं सर, देखें सर, इट्स नॉट जस्ट द अपफ्रंट कॉस्ट, उसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट भी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। देखें, एक तो वर्क के फिगर मैं आपको दे देता हूँ। जो इंटरेस्ट रेट अगर लेट से आपको 2.5% नॉर्मल मार्कअप मिल रहा है, तो अगर आप शरिया कंप्लाइंट में जाते हैं, तो मैंने 4% तक उसको देखा है। एक तो वो मिसाल मैंने दे दी। नंबर 2, अगर कॉस्ट वहां पर पड़ रही है, तो बैंक को दूसरी तरफ भी तो फायदा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने लेट से आज एक घर लिया 1 लाख रुपए में, ठीक है, और 50-50 या 80-20 जो भी एक रेशो, उससे आपने उसमें अपनी रेशो डिवाइड कर ली। कल को 2-4 साल के बाद जब आप घर बेचते हैं और घर की प्राइस लेट से डबल हो जाती है, तो बैंक को तो फायदा हो गया ना, आधे से ज्यादा प्रॉफिट बैंक ले जाएगा। तो जब बैंक को इधर एक डबल फायदा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जो बंदा बेच रहा है 2-4 साल के बाद, तो उस कॉस्ट को यूज करते हुए, उस प्रॉफिट को यूज करते हुए, बैंक अपनी कॉस्ट कम क्यों नहीं कर लेता? वो हमेशा नहीं, नहीं, ज्यादा ही नहीं, हर नहीं, जगह से क्यों वेरी गुड मारता है क्वेश्चन। बैंक बंदे को? नहीं, 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 नहीं मारता। आप आपने पता नहीं कहाँ से ट्रांज़ैक्शंस किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज एक एसेट आपने रेंट पे लिया और आपने ₹100 का लिया, 20 जी आपने डाले, 80 बैंक ने डाले और जी आपने 3 साल के बाद वो चीज़ अगर मिसाल के तौर पे जी जितनी भी बन जाती है, वो 150 की हो जाती है। तो जी। आपकी तो प्राइस अमाउंट जो थी, जो आपकी बची हुई, आपने वही देना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका होगा। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा सिस्टम लगा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पास तो जो अच्छा, प्राइसेज़ होते हैं, रेंटल मतलब है जो होता है, आपकी वो इनिशियल ऑन कॉस्ट द है वो यूनिट्स वही पे होता रहती है। है? बिल्कुल, बिल्कुल 100 यूनिट्स पे होता है भाई। वो तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। असल में नहीं, यूनिट्स यहाँ तो होते हैं, सबसे लेकिन बड़ा आप डायलेमा जो है ना वो है, डोंट यू डिटरमिन द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, और यू स्टिल मेंटेन द नहीं, नहीं सेम ऐसा नहीं कॉस्ट जो होता कि वो चीज़ इनिशियल था? ₹100 की चीज़ 200 में, ₹100 की चीज़ 300 में चली गई, हम आपसे 300 लेंगे। नहीं, सॉरी। हमारे पास जितने आपके यूनिट्स हैं, हमने जिस हिसाब पे आपको दिए थे रेंट पे, वो हर साल आपका एग्रीमेंट जब होता है, तो उसपे लिखा होता है कि ये हर साल पे इसका रेंट कितना होगा। काइबोर प्लस जो मतलब होता है, जो भी इसका रेट पे +2 +3 नहीं, वो उसके तो हिसाब से इंटरेस्ट हो चलता गया है। ना। व्हाट अबाउट द उसमें कहीं कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल आइटम? वो आपकी अपनी है। तो आप आपको तो वो एग्रीमेंट हुआ है बैंक से कि आपको बैंक ने इतने पैसे दिए हैं। तो आप मुझे नहीं, शेयर अब घर कीजिएगा, की हम मैं आपको मिसाल ले भेजूँगा। लेते हैं, घर की मिसाल ले लेते हैं। वो 100 रुपए का घर है, 5 साल के बाद भी आप उसको 100 रुपए का ही कंसिडर करेंगे जब मैं सेटलमेंट करूंगा आपके साथ तो? किसको कह रहे हैं? बिल्कुल यही बात है। उसमें थोड़ी तो मैं अच्छा, आपको 5,000 की सेटलमेंट करूँगा। ओके ओके ओके। देखिए देखिए ना, बात ये है कि वो तो हमने आपको एक चीज़ दिया है, वो अगर कल को मिसाल के तौर पे ₹100 की चीज़ ₹40 में चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये ठीक है दूसरी ना? तरफ भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, तो डिप्रिसिएशन भी देखिए हो ना, सकती है। मेरा 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 पॉइंट ये है, इसमें असल में अवेयरनेस बहुत कम है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, मसाइल भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कहने को तो ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, उसकी कंपनी में वो इन्वेंटरी नहीं है, लोगों ने ट्रांज़ैक्शन पेपर में घुमा दिए, कर लिए, कैसे करेंगे? तो उसमें इश्यूज़ हैं। लेकिन बहरहाल आप अपना शेयर कर लीजिएगा, मुझे कोई ऐसी चीज़ है तो मैं उसको बिल्कुल देखूँगा। कोई ओके ऐसा होगा ओके। तो मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको, बल्कि जो आपने सवाल किया है, मैं आपको अपने पाकिस्तान में जो डीआईबी में जो होम फाइनेंस पे जो सेटअप चल रहा है, कि कोई हम्म 5 साल के लिए
आज अगर कोई 2 करोड़ 3 करोड़ लोन ले रहा है तो आज 5 साल का पूरा स्केड्यूल का वो जो स्केड्यूल्स होते हैं ना पेमेंट का कंप्लीट मिल जाता है। उसमें सिर्फ मार्कअप चेंज होता है रेंट पे, जो ओके। प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने आपके पैसे लेके प्रॉफिट देने हैं कस्टमर्स को जो डिपॉजिटर्स हैं। अगर आज रिटर्न जो है वो 8% है, कल 18 हो जाता है तो कस्टमर को मैं कहाँ से दूंगा? तो इसीलिए बैंक ये कहता है कि भाई ये हम आपको जो देंगे दिस प्लस कायबोर। अक्सर उस पर सवाल भी लोग आता है कि बैंक इस्लामिक बैंक कायबोर क्यों यूज कर रहे हैं आप? कायबोर को यूज करना खुदा न खास्ता कोई वो चीज नहीं, कायबोर इज अ बेंचमार्क। इंशाल्लाह ताला वेरी सून अक्रॉस द वर्ल्ड आईबोर इस्लामिक बैंकिंग ऑफर रेट आ जाएगा तो हम कायबोर अच्छा। यूज भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। I see. इस पे Okay. बहुत काम हो रहा है, इंटरनेशनली इस पे बहुत काम हो रहा है। Right. आसिफ साहब, मेरा सवाल ये, आप कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट नहीं होती आप उसको बेच नहीं सकते। मतलब आपने कोई जिस चीज का वजूद नहीं है जी जी आप उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो लोग अब जो जैसे आजकल दौर है R&D वगैरह होती है या कुछ होता है, उसके ऊपर जब लोग काम करते हैं तो उसका तो आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप एक अलग होता है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आ रहा है इन जो आपका इस्तिस्ना है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें वो चीज़ आ रही होती है। एग्जिस्टिंग चीज़ की बात ये थी कि जो चीज़ अवेलेबल है वो मैं मुराबा में सेल कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने सलम में बताया वो जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जब मैन्युफैक्चर जो आपका एग्रीकल्चर आइटम है वो सामने मौजूद तो नहीं होता, तो 2 महीने के बाद आएगा सलम में। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग है इस्तिस्ना में वो आइटम तो अभी है ही नहीं मेरे पास। अगर मैंने आपसे कहा कि ये मैंने आपको 5,000 पंखे बेचे, तो लेकिन बैंक पंखों को क्या करेगा? तो बैंक पैरेलल इस्तिस्ना करता है। बैंक कस्टमर से कहता है कि ये तुम पंखे जो बनाते हो तुम किसको बेचते हो? उसने कहा मैं सलाउद्दीन साहब से बेचता हूँ। तो बैंक सलाउद्दीन साहब से पैरेलल एग्रीमेंट कर लेता है कि इस डेट पे इस स्पेसिफिक चीज का मैं आपको बेचूंगा। इसीलिए बैंक कस्टमर को एजेंट बनाता है कि वो वही क्वालिटी वही चीजें लेकर आए। तो इसमें कोई क्लैरिटी आपकी आई? हेलो जी, क्लियर होगी। अच्छा, और कोई पॉइंट? अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी एक आपने और बताया था कि वो जो जो इनका था मतलब चौधरी साहब का सवाल ना कि मतलब बाज़ औक़ात रेट भी ज़्यादा होता है, ये होता है। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एक सबसे बड़ा इश्यू जो आ रहा होता है ना, हमारा डिप्लॉयमेंट का ही बड़ा मसला होता है। अगर हमारे पास डिपॉज़िट आ भी जाए, फ़र्ज़ कर लें 100 बिलियन 50 मिलियन जो भी मतलब चाहे 10 बिलियन डिपॉज़िट आ गया। अब इसकी डिप्लॉयमेंट होगी तो मैं रिटर्न करूँगा ना कस्टमर को। डिप्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हम हर जगह पैसे नहीं दे सकते। मेरे पास पैसे लेने के लिए 50 कस्टमर आ रहे हैं लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट में नहीं उतर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए अब आपने देखा होगा इंटरनेशनली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सकूक पे बहुत काम हो रहा है। जैसे भी एयरपोर्ट पे बना तो उस पे सकूक 5 पे आया, उस पे एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने पैसे जो लिए हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो एक दूसरा पूरा एग्रीमेंट होता है सारा। और एक मतलब सारे सेटअप पे कि एक एजेंट को पैसे देते हैं, वो पूरा बनाता है और इतने दिन बाद देता है, उस पर रेट कंफर्म होता है। तो जब तक ये सकूक जितने ज्यादा आते रहेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बड़े बड़े प्रोडक्ट, तो बैंक की लिक्विडिटी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट उसका बेहतर हो जाएगा। बैंक के पास जो मसला ऐसा आबाद आता है कि एसेट्स आपके खत्म हो गए, सबने जो जो सामान लिए थे बेच के दे दिए पैसे, अब आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट पड़े हुए, अब आपके पास इन्वेस्टर 100 रुपए लेने वाले नहीं है, लेने वाले सिर्फ 30 रुपए, तो बाकी पैसे आप क्या करेंगे? तो बाकी पैसे अब सेंट्रल बैंक में, कन्वेंशनल बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वहाँ पैसे रखवा देते हैं, आपको स्टेट बैंक देता है। इस्लामिक में तो नहीं होगा। इसमें फिर आपने पैसे सकूक में डालने पड़ेंगे, इसमें पैसे आपने ग्रुप में डालने पड़ेंगे, इसमें आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बैंक में। और लॉन्ग टर्म पे अक्सर ये होता है कि बैंक अपनी इक्विडिटी मिला लेता है। मिसाल के तौर पर अगर डिपॉजिट में अभी पड़ा ही 100 रुपए है और 150 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो बैंक अपने पैसे डाल देता है ताकि बाद में कस्टमर के पैसे से रिप्लेस कर देगा। बहरहाल इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे काम हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला मदद करेगा और इसमें तमाम चीज़ों पे इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। कभी भी आप लोगों के पास कोई सवाल चीज़ें हों, मैं आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सऊदी साहब दे देंगे,
तो इट विल बी माई प्लेजर। अगर मुझे नहीं पता होगा, नहीं आता होगा, तो मैं हजरत से, मुफ्ती साहब से, कहीं से भी लेके उसके आप लोगों को जो भी शरिया में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी और रीजंस होगी, जवाब होंगे, तो इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये है कि नेक काम है, अच्छा काम है, हम सबको एक दूसरे की इसमें हेल्प आउट करनी चाहिए। आसिफ साहब एक चीज और बताएं, जब होल इज डर्टी तो जो आपकी ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक या वर्ल्ड बैंक या दुनिया से जितना पैसा आता है वो तो सारा इंटरेस्ट बेस्ड ही होता है, तो आपकी चीज कैसे प्यूरिफाई हो सकती है? हाँ, मैं क्योंकि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। आप असफर साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं खामोश हो गया। मैं अब नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मंजर बोल रहा हूँ। अच्छा, मंजर साहब बोल रहे हैं। मंजर साहब, बात ये है कि मैंने अभी आपको बताया, आपने शायद इस पे चीज़ भी देखा होगा कि जब एक नया बैंक भी खुलता है, और मेरा तो एक्सपीरियंस है, एमिरेट्स ग्लोबल इस्लामिक बैंक जब आया था तो मैंने इसको ज्वाइन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद बैंक खुला था। तो उसके अंदर डिपॉजिटर्स अगर भले आपके पास अभी कम हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैंक अपनी इक्विटी लगाता है। बैंक जो है वो स्टेट बैंक से सूद पे लेके पैसे लेके इन्वेस्ट नहीं करता। इस्लामिक बैंक के अंदर जो है ना, वो जो टी बिल्स वगैरह होते हैं, टी बिल्स वगैरह पे इस्लामिक बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस्लामिक बैंक किसी ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते जिसपे रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट मिलता हो। तो नहीं लेकिन अगर क्या मिसाल के तौर पे उसके रूल्स रेगुलेशन स्टेट बैंक के ही चलते हैं ना सारे। नहीं, स्टेट बैंक के चले, उससे क्या फर्क पड़ता है? रूल से क्या फर्क पड़ता है? रूल से तो कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, रूल्स स्टेट बैंक का पैसा जो हम प्रॉफिट जो बना रहे हैं ना, वो जब इन्वेस्टमेंट, देखिए असल जो मेन मैकेनिज्म है वो है प्रॉफिट बनाना, पैसे को एसेट की फाइनेंसिंग के लिए करना। क्या सचमुच बैंक ने वो पैसा दिया, वो एसेट परचेज किया था? क्या वो थर्ड पार्टी जिससे परचेज किया गया, हाँ वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सब टोपी ड्रामा था, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरिया के गाइडलाइन के मुताबिक ये कंफर्म है कि अगर पैसा दिया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो, तो पैसा 100% वहाँ इस्तेमाल होगा। शरिया के लोग भी जाते हैं और तमाम चीज भी जाके जाके देख रहे होते हैं और करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे ना, पैसे जब डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं और डिपॉजिट का अमाउंट कम होता है, कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट आ गई है 150 मिलियन की, आपके पास डिपॉजिट ही कोई बैंक नया आया है, सिर्फ 50 मिलियन पड़ा हुआ है, तो बैंक अपना पैसा उसमें, इक्विटी जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने पैसे लगाएंगे। तो वो पैसे ऐसे नहीं होते कि वो किसी से सूद पे लेके लगा दिया हो। तो स्टेट बैंक का, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको बता सकता हूँ, दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उसमें पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो, मैं एक मरतबा 2010 में भी गया था लंदन, और वह लंदन में कुछ 74 कंट्रीज के लोग आए थे, और बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामिक बैंकिंग की। एक साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई था, जॉन इड्रिश, लंदन का। उसने 2 घंटा लिया था प्रेजेंटेशन में, और सिर्फ 4 स्लाइड थी। उसके एंड पे उसका यही क्वेश्चन था कि इन पाकिस्तान इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इस्लामिक बैंकिंग, इन योर कंट्री देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज। तो मैंने, व्हाट इश्यूज? नो नो, इन कंट्री आई, अल्लाह ने मुझे उससे कहलवाया। मैंने कहा, आई थिंक यू डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सेंट्रल बैंक हैज अ वेरी गुड कंट्रोल्स इन पाकिस्तान। You know what happened when BCCI downfall? Pakistan was the only country. सेंट्रल बैंक गिव 100% डिपॉजिटर्स अमाउंट, सारे कस्टमर्स को जितने डिपॉजिटर्स अमाउंट थे उनको सबको, एक एक कस्टमर को डिपॉजिट मिला, किसी का नहीं डूबा। जबकि इंग्लैंड में, फिनलैंड में, जहां जहां बीसीसीआई बंद हुआ था, डिपॉजिटर्स के पैसे 25%, 33% डूब गए थे। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों के जिनको पैसे कितने दिन तक मिले ही नहीं थे। तो यहाँ का जब कंट्रोल इतना अच्छा है कि भाई जिस बैंक के पैसे चले जाते हैं तो स्टेट बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है। हाँ, वो एक दूसरी बात है कि लोग कोई गड़बड़ खुद करना चाह रहे हैं, उनकी अपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग में भी स्टेट बैंक बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ, डिप्लॉयमेंट में इश्यूज आते हैं, लोग गड़बड़ कर रहे हैं और मसाइल कर रहे हैं। वो वही वाली बात है कि जब जब मैंने अल-फलाह इस्लामिक ज्वाइन किया था 2010 में, 5 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। आई वॉज अ रीजनल हेड, 46 ब्रांचें मेरे पास होती थी। तो मैं जब एक दिन देखा, नॉट टू कोट इट, लेकिन कोई बात नहीं, ये था कि जनाब गाड़ियां दे रहे हैं, उसके थ्रू जो बंदा आपका डीलर आता था, तो मैं पूछता था, भाई तुम बंदे से मिले? नहीं सर, डीलर जानता है। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं तो साइन नहीं करूंगा, तुम जाके फिजिकली मिलो उस बंदे से। बंदा कौन है? सचमुच वही बंदा गाड़ी ले रहा है जिसने लोन दिया हुआ है। सो मेनी थिंग्स सर, मतलब मसाइल बहुत हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि जो लोग अब आजकल हैं, शरिया गाइडलाइन है, जैसे माशाल्लाह जो नजमुल हसन साहब की बात हुई है, उन्होंने भी जो जितना इस पे काम किया है, जो गाइडलाइन दी हुई है, उस पे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। हाँ, पैसों के डिप्लॉयमेंट का मसला जरूर है, पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे होते, तो बाद रेट ऑफ रिटर्न जो है कन्वेंशनल से कम मिल रहा होता है।
अगर अक्सर होता है कि मेरे पास जब कोई मैं 1.5 बिलियन भी लाता हूँ, 500 मिलियन भी लाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ आज एसबीआई पॉलिसी रेट 7% है, तो मैं उसको 6.5% देता हूँ, तो कन्वेंशनल बैंक उसको जो है वो कहता है मैं तुम्हें 7-10 पे दे दूंगा। वो कहता है भाई मैं तो वहां जाऊंगा। क्यों? कन्वेंशनल बैंक पीआईबी में पैसे लगा देता है, मैं नहीं लगा सकता, मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं है, फिर मेरे पास डिपॉजिटर्स भी चले जाते हैं। और खैर वो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में इतना ही फर्क है जितना ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। अब अगर जो नहीं कर रहा है उसकी अपनी जवाबदेही दे। अच्छा आसिफ साहब, हाउ डू यू कंपेयर इस्लामिक बैंकिंग प्रोग्रेस इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू vis-a-vis अदर कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर एंड सुना वहाँ दे आर मूविंग फार बेटर स्पीड देन द पाकिस्तान? नहीं नहीं, पाकिस्तान का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पीड है। मलेशिया असल में इसमें एक और भी चीज़ है ना, कुछ शरिया गवर्नेंस के जो रूल्स है ना, शरिया गाइडलाइंस में मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो मुफ्ती हैं, जो लोग हैं, उनके सबका जवाब उन्होंने देना, मैंने नहीं देना। अगर मुराबा ट्रांजेक्शन हैं या इस्तिस्ना इज़ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश दिया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, उसकी चेकिंग वगैरह, चेकिंग के बैलेंस बहुत होते हैं। यस, मलेशिया के अंदर जो शरिया गाइडलाइन रूल्स वगैरह है, उनके हमारे मुफ्ती साहब हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर 12 पॉइंट्स हों कि भाई ये पॉइंट्स पे आपने हर हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो शायद वहाँ पे 8 पॉइंट होंगे या 10 पॉइंट होंगे, उसमें कुछ इश्यूज हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रो कर रही है और बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बेहतर है और बेहतर आएगा। यस, इश्यूज हैं, मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो उसमें है, तो उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि मतलब सिंगापुर जो है पाकिस्तान से आगे होगा, हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन डिसऑनेस्टी इंडेक्स पाकिस्तान का तो आपको हाँ, पता है ना, जो डिसऑनेस्टी देखा वही वाली बात है ना। सब देखिए, मैंने 21 साल गिल्डेज में काम किया, तो हमने कभी भी वहाँ पे 90 से 94 में वहाँ पे कॉर्पोरेट डिपॉजिट का हेड था। उस जमाने में जो एएमएल पॉलिसीज थी, आप यकीन करें, स्टेट बैंक कहता था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे तुमने ये 12 चीजें लेनी है। लंदन से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती थी, तुमने ये 18 चीजें लेनी है, 6 चीजें ज्यादा लेनी है। तो वो तो है। अब ये कंफर्म है कि अगर मैं जिसका अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ कि मैं इस बंदे से मिला हूँ, खुदा ने खास्ता वो बंदा मरा हुआ है तो जिम्मेदार तो मैं हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अब आज भी वो चीज़ खत्म कर दी है। अब तमाम चीज़ें बायोमेट्रिक्स हो गई हैं, तो कम से कम ये चीज़ तो खत्म हो गई कि कोई किसी का ऐसा अकाउंट खुल जाए। यस, बिजनेस के अंदर जरूर है कि फाइनेंशियल बन जाते हैं, वो चीज़ें बन जाती हैं, और लोग जब बता दें कि यार इतने बड़े फाइनेंशियल ये हैं, तो वो जो कर रहा हो वो उसकी जिम्मेदारी वो देगा। शरिया की गाइडलाइन वही है कि जो जितना अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मतलब इंडस्ट्रीज हैं, उसमें चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये तमाम लोग मिलके काम करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस होगा और तमाम चीज़ें आएँ और हाईलाइट हों, तो बिल्कुल स्टेट बैंक भी कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हाईलाइट हो रही है कि ये फलां बंदे ने ये जनरेटर या ये आयरन बेचा था या ये किया था और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये तो फिर जाहिर सी बात है कि जब मैं 2010 में भी जब लंदन गया था, वो जो गोरा था वो चीज़ें लेकर आया था और उसने बताया कि इतने मैट्रिक टन का अफ्रीका में कोई आयरन जो था वो मुराबा उन्होंने किया, कहने लगे व्हाट्स दिस, एंड फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी शोइंग नथिंग। ऑन पेपर बिल्कुल सही था। पेपर तो सही करना आसान नहीं है, लेकिन शरिया के मुताबिक उस चीज़ की एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी है। तो अब कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बहरहाल मेरे हिसाब से जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, चूँकि मैं तो मतलब इसमें ट्रेनिंग पे भी रहा हूँ, बिज़नेस में भी रहा हूँ और इसमें भी रहा हूँ, तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ तो जो बिज़नेस वाले हैं, वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और चाहें तो जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ना करें। तो अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। सर ये बताइए, आपके जो म्यूचुअल फंड होते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग में, उससे क्लोजेस्ट आपका क्या है यहाँ पे इस्लामिक बैंक में, फॉर एग्जांपल? म्यूचुअल फंड कन्वेंशनल बैंकिंग के भी है, इस्लामिक बैंकिंग के भी है। अच्छा, इस्लामिक म्यूचुअल इस्लामिक फंड भी बैंकिंग आ में गया भी है। ना। इस्लामिक म्यूचुअल फंड आ गया ना अब। अच्छा, इस्लामिक म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड, तो उसमें आपके पास कोई इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो स्टॉक में लगाए जाते हों? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में अब जैसे मैं जो हूँ कॉर्पोरेट लायबिलिटी साउथ रीजन को हेड करता हूँ, ठीक है। हम्म, अब हम्म, मेरे पास मिसाल के तौर पे कम से कम आपका ये समझ लें कि जैसे अल्फला जीएचबी है, इसके हम्म, पैसे हैं। मेरे पास अभी एसेट्स मैनेजमेंट, इसके पैसे हैं। मेरे पास फैसल एसेट्स, उसके पैसे हैं। मेरे पास हम्म, अलमिजान इन्वेस्टमेंट, इनके पैसे हैं। इनके स्टॉक में भी लगाते हैं, वो उसमें भी लगाते हैं। अगर आपको वहां अच्छा, लगवाने हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, और वो भी शरिया कंप्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसके आई अंदर भी सी। शरिया के मुताबिक बिल्कुल सही है वो। और इसमें वो बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और उसमें और रेट क्या है बल्कि उसका, रफली? उसमें असल म्यूचुअल में जो सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट जो होता है ना आपको, तो लोग उसकी वजह से भी जाते हैं ना। अच्छा, हाँ, टैक्स का रिटर्न भी आपको बेनिफिट होता है ना उसमें, कि आपको ओके। टैक्स मतलब आप वैसे रिटर्न रेट करते हैं। रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है उसके ऊपर? रेट ऑफ रिटर्न जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई पैसे रखवा रहा है डिपॉजिट में,
एक नॉर्मल कस्टमर, जैसे आजकल एसबीबी पॉलिसी रेट जो है 7% है, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास कोई पैसे रखवा रहा है तो अगर कोई 10 मिलियन या 20 मिलियन तो उसको मैं 5.5 दे रहा हूँ, अगर स्पेशल मुदारबा पूल में डाला होगा तो 6 दे रहा हूँ, 6.25 दे रहा हूँ। तो वहां पर अगर वो जाता है तो वहां पे डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, वहां पे आपका वो भी होता है म्यूचुअल फंड के अंदर कि जो आप सिर्फ स्टॉक में डाल रहे हो उसमें डाल रहे हो, तो वहां पे 5.5 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो उसके अंदर डिफरेंट है, वो आप कहेंगे तो वो मैं तो आपको लेकिन सर मुझे ये बताइए, अभी आप 5, 5.5, 7 बता रहे हैं, तो ये काफी कम नहीं है? अगर मैं यही सिंपल किसी लेट से टर्म डिपॉजिट में रखवाता हूँ तो वो तो मुझे 7% दे दें, जिसमें मेरा रिस्क भी 0 है। इंटरेस्ट देगा ना, सूद बैंक में ना, कम इस्लामी बैंक तो नहीं देगा साहब। ओके, सूद रिस्क जो जीरो इंजॉय करना कैसे है चाहे करे। हाँ सॉरी, मैं पूछना चाह रहा था सलाउद्दीन से सर से, रिस्क जीरो कैसे है? मतलब मेरा उसमें रिस्क इसलिए 0 है कि मुझे तो मेरी जो कैपिटल है उसमें कोई रिस्क नहीं है। बैंक हैज टू रिटर्न माय कैपिटल एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, हाँ, कन्वेंशनल बैंक ना, कन्वेंशनल में। जबकि हाँ, तो वो तो सूदी इस्लामिक बैंक बेसिस में पे तो वो कैपिटल नहीं है ना, कैपिटल इज नॉट प्रिजर्व। वही वो जो तो अभी प्रॉफिट शुरू एंड में लॉस शेयरिंग है ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है इसमें। नहीं, लेकिन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे ऐसा नहीं है, अगर बैंक की नेग्लिजेंस है तो फिर आपको लॉस होगा, मतलब आप लॉस बियर नहीं करेंगे। अगर बैंक की नेग्लिजेंस नहीं है, बैंक ने कोई पैसा ऐसा लगाया था, लेकिन उसने बहुत स्टॉक तो सारे सर, स्टॉक तो ऑलवेज यू कांट हाँ, स्टॉक पे प्रेडिक्ट, तो देखिए, आपने हाईली खुद रिस्की। कहा कि मैं म्यूचुअल में पैसे लगा रहा हूँ स्टॉक के अंदर, बैंक का स्टॉक से ताल्लुक नहीं है, जी आप समझ रहे हैं ना। स्टॉक म्यूचुअल फंड जो है उनके अलग है, उनके एग्जैक्ट। रिटर्न भी अलग होते हैं, ज्यादा जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन वो इस्लामिक वे में है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे काम हो रहे हैं, और जैसे मेरे पास ही अगर आप समझ लें कि मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के मैं समझता हूँ कि तकरीबन 22 से 25 बिलियन का डिपॉजिट होगा। 25 बिलियन, ओके, गुड जी, अमाउंट। बिलियन बिलियन, क्योंकि रुपीज 4 बिलियन 2.5 बिलियन तो आम है म्यूचुअल फंड्स का। अच्छा, हाँ, क्योंकि असल में इसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो कामयाब हो रहा है ना, हमारे डिपॉजिटर्स के पैसे भी चले जाते हैं, क्यों? वहां पे उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, तो टैक्स आसिफ बेनिफिट साहब, दूसरा पे नहीं आता? सॉरी, इसमें बैंक का नहीं होता ना, बैंक का तो उससे ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एससीसीपी ने, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ना। ओके ओके। आसिफ साहब, मेरा नाम असलम खान है। ये पूछना था आपसे कि ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जैसे अभी सलाउद्दीन बता रहे थे वो टर्म डिपॉजिट वगैरह के बारे में, उनकी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये क्या कहते हैं, वो भी फिक्स रिटर्न देते हैं? और व्हाट डू यू थिंक, दे आर शरिया कंप्लायंट और नॉट, क्या है? ये जो है हमारा पास, जो मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट कीजिएगा, हमारे पास जितने भी है ना मुस्तफा, ये जो नेशनल सेविंग की बात कर रहे हैं, इस 100% इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक अच्छा। है। हाँ, तो वो उसके वो जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन इस पे कुछ प्रोडक्ट शरिया कंप्लाइंट बना रहे हैं गवर्नमेंट, और काम कर रहे हैं, और इसको वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, वो कर रहे हैं अच्छा, उसको। अच्छा हाँ, मतलब देखिए, असल में पैसे को डिप्लॉयमेंट करना ना, वही है कि अगर आप डिप्लॉयमेंट कर दें पैसे को एसेट बेस्ड तरीके से, तो उस पर रिटर्न आपको इस्लामिक वे में मिल जाएगा। नहीं, मगर इसमें जैसे सलाउद्दीन ने कहा कि जी आपका रिस्क जो है ना ऑन द योर कैपिटल जो है वो 0% है। अब इसमें कई प्रैक्टिकल जो सिचुएशन आती है कि अब हमारे यहाँ, हम लोग एयरफोर्स में थे, वहां पर कई क्या कहते हैं आर्मी में हैं लोग जो शहीद हो जाते हैं, ऑल दैट, उनकी बेवाएं रह जाती हैं और सिर्फ उनको वो पेंशन मिलती है। अब वो कहाँ पर जाएं? मसलन ये कि अगर वो क्या कहते इस्लामिक बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इस्लामिक बैंक्स हैं, उसमें दे आर लायबल टू गो फॉर ए लॉस इवन, और वो अगर नहीं उनका नहीं, ऐसा सारा नहीं। अब जो आपके डीएससी थे, एसएससी थे सारे, उनके जो रेट ऑफ रिटर्न थे, अब इस्लामिक बैंकिंग में अगर कोई पैसा आज के दिन अगर किसी के पास, मतलब मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए हैं और उसे जी रखवाए हुए हैं, तो अगर बैंक उसको दे रहा है 5.5%, 5%, या जिस हिसाब का अमाउंट, जब 5.75 दे रहा है, तो शायद उसको वहां से 6.5 पौने 7 मिल रहा हो, और वहां से ज्यादा नहीं मिल सकता। अब इतना बड़ा फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर बैंक में भी अब ये रखा हुआ है कि कोई पेंशनर्स हैं, कोई ओल्ड वेजेस हैं, तो उसको हम भी देख रहे होते हैं। मैंने आपको जो बताया कि एक बैंकों के अंदर स्पेशल मुदारबा पूल होता है, जिसमें आम रेट अगर 3.5% है, बैंक अगर चाहे
कि भाई ये डिपॉजिटर्स के प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, इनको थोड़ा सा ग्रो ज्यादा मिलना चाहिए, तो बैंक उनको हायर रेट दे सकता है और देता है, जो पहले सिस्टम पे पूल अवेलेबल नहीं था। क्योंकि पूल पे अगर एसेट अवेलेबल होता है ना तो फिर काम हो जाता है। तो अब उसमें भी इंशाअल्लाह जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट के भी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं ये सब इस्लामिक में जा रहे हैं। आपके सामने जैसे पहले कन्वेंशनल इंश्योरेंस में सिर्फ जो था वो सारा वो कन्वेंशनल बेसिस पे था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकाफुल पाकिस्तान में आ चुका है और बहुत जगहों पे जो है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ भी उसके मुताबिक करा रहे हैं। तो वो पैसे जो हैं जो लोग डिपॉजिटर से लेते हैं तकाफुल के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट इस्लामिक वे में कर रहे हैं। तो अब वो इंश्योरेंस की कवरेज यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अब हो रहा है। असल में जो इस तकाफुल का जो पैसा है, जो जो जिसको कहना चाहिए, वो तो बहुत पुराना है और इस पे तो मतलब ये सिस्टम था उसको सही जगह लगाना, उसमें सारी कवरेज करना, तो वो तो अब इसमें माशाल्लाह तकाफुल में पाकिस्तान में अच्छा खासा काम पूरी दुनिया में हो रहा है मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता कनाडा में अब तकाफुल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में अच्छा खासा है। और नहीं हुआ तो बताएं, फिर सऊदी साहब वहाँ आके स्टार्ट करते हैं सर बिल्कुल तकाफुल इंशाल्लाह। कंपनी को, किसी को लेके आते हैं वहाँ पे अच्छे। जी 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 जरूर। दिस इज अ टाइम के मतलब अच्छी चीजें जो कहीं पे भी नहीं है। हाँ इश्यूज हैं और पाकिस्तान जैसा एक, ये बिल्कुल कंफर्म है कि पाकिस्तान का बीइंग अकेली या कंट्री पाकिस्तान में अब लोग पता नहीं कैसे होंगे, ये है कि नहीं है, तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। शरिया गाइडलाइन जो कहती है उसके मुताबिक तो दोनों में इतना ही फर्क है जितना ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा सर ये बताइए, देखें हम सब या तो पेंशनर हैं या क्लोज टू गेटिंग पेंशन, मतलब रिटायर्ड हैं कि क्लोज टू रिटायरमेंट हैं। Obviously we can't now put our money for this stock, that is very very risky, you know that, you understand that thing. मेरा जो भी इवन कि जो मेरा पेंशन फंड है वो आई सच they are moving from stock and equity towards the fixed income. तो ये बताइए अपने इस्लामिक बैंकिंग में फिक्स इनकम के इक्विवेलेंट क्या है, एफआई के इक्विवेलेंट क्या कैटेगरीज है आपके पास, क्या प्रोडक्ट है? पाकिस्तान में भी कितना मिलता है आपको अगर आपने कहीं डाला हुआ है तो? पाकिस्तान में जो फिक्स इनकम है प्रॉब्ली वो 7% है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म इट इज रेंजिंग फ्रॉम 5। अभी कल परसों में देख रहा था यूबीएल के जो टर्म डिपॉजिट हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम 5.5 to 7% डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अगर ज्यादा टर्म के लिए कितने अमाउंट का उसमें कोई मेंशन नहीं था, मिनिमम अमाउंट वाज नॉट देयर, बट ऑब्वियसली आजकल मिलियन से कम तो कुछ भी नहीं होता। मिलियन तो होता होगा ना। जी, अब देखें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मिलियन पे रखते हैं और पेंशनर्स हैं तो कन्वेंशनल बैंक में हो सकता है कि 5.5 पौने 6 मिल जाए। इस्लामिक बैंक पे यही है 50 30 50 40 पैसे का फर्क होगा। नहीं मैं उसकी रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं उसके रिस्क की बात कर रहा हूँ। देखें यही फर्क है ना बेसिकली एफआई के अंदर और आपके इक्विटी के अंदर या कैश के अंदर। हमारे यहाँ कोई रिस्क नहीं है, हमारे यहाँ मैंने आपको बता दिया ना, हमारे यहाँ तो जो पैसे हैं ना, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें तो कोई रिस्क नहीं है कि खुदा ने खास्ता के डिपॉजिटर्स ने अगर 2 मिलियन रखे हुए और 2 साल के बाद ऐसा हुआ तो पैसे चले गए। यार अब तो इस्लामिक बैंक में बहुत सारे काम हो रहा है। मैं तो आपको कहता हूँ पाकिस्तान में पहले आपके सामने कितने बैंक्स बंद हुए हैं, कोई बैंक बता दें कि उसमें डिपॉजिटर का पैसा स्टेट बैंक ने नहीं दिलाया हो। सर रिस्क तो है ना सर, इन्फ्लेशन रिस्क है। अगर आपके पास आप नहीं इन्फ्लेशन रिस्क देखिए, एक मिनट सर, अगर आप जैसे सर सलाउद्दीन बता रहे थे ना कि 6-7% जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 8 से 10% है और वो भी वही है जो कि गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है, व्हिच इज यूजुअली एन अंडरस्टेटेड नंबर। तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो -2 हो गया। अगर आपको 6% मिल रहे हैं तो यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी ऑन योर प्रिंसिपल। नहीं लेकिन अगर जो सऊदी साहब बता रहे हैं 6% मिल रहे हैं तो कन्वेंशन में भी आपको इससे ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे भाई। दैट्स रिगार्डलेस, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is that you are that was the reason on your investment। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है वो आप। So there is a risk, right? You can't say कि the risk is zero। नहीं रिस्क जीरो नहीं, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन रिस्क है कि अगर एक अमाउंट आज आपने 1 मिलियन रखवाया है 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। दैट वाज द रीजन कि जो लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसे लगाना शुरू किए थे और जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, उसकी रीजन यही थी। और वैसे भी यही कहते हैं कि आपके पास अगर सारे अंडे हैं तो एक बास्केट में ना डालें, कुछ मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ म्यूचुअल में डाल दें, कुछ यहाँ डाल दें, कुछ छोटा प्लॉट ले सकते हैं, मिक्स करके डालें। सर सलाउद्दीन, I'll address this in my presentation inshallah।
बिल्कुल आप कराएं, हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे करेंगे। If there is no more question, then maybe we can call it a. Thank you, आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम लगाया, इतनी अच्छी नहीं प्रेजेंटेशन दी, आई आपने एम हम सबको वेरी मच एजुकेट हियर किया। सर। ये आपने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बात की थी, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो सही चीज़ें हैं जो हैं वो हम जो भी है मतलब बता दें, और इस पे जो भी बहुत सवालात हैं शुक्रिया जो पीपल कैन आस्क एनी टाइम, कभी भी जी आप जी, पूछ सकते बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू हैं। सर, थैंक थैंक यू यू, थैंक अल्लाह यू हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।